हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले फॉर वेक्टर कैलकुलस। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था वो चैप्टर आपको करने की नीड नहीं है, ना ही उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगेगा और ना ही ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है लोकल थ्योरी ऑफ कर्व्स, इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने क्या है। इफ R is equals to RU is the parametric representation of a curve where U belongs to AB, the arc length of the curve। यानी कि यहाँ पे आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है किसके लिए, आर्क लेंथ के लिए। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है किसके इक्वल होता है, लिमिट A टू U R डॉट का मॉडुलस और DU। यानी कि जो भी आपके पास में अपर लिमिट होती है उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, और जो भी आपको वेक्टर गिवन होता है उसका क्या करते हो, आप वन टाइम डिफरेंशिएशन का मॉडुलस लेते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे RU लिखा हुआ है और उसका मॉडुलस लिया हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया हुआ है, इसका नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होगा। सेकंड में अगर आप देखोगे R के ऊपर डॉट लगा हुआ है, ये छोटा सा डॉट ही बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। अगर आप इस डॉट पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। आप जो भी टिक करके आओगे वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन को, यानी कि आर ऑफ यू का वन टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या होगा हमारा करेक्ट, क्योंकि ना तो स्क्वायर वाला है और ना ही डबल डॉट यानी कि डबल डिफरेंशिएशन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। द आर्क लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स आर ऑफ यू इज इक्वल्स टू दिस इज। यानी कि जो आर्क लेंथ होगी एक कंप्लीट टर्न की और सर्कुलर हेलिक्स की, सर्कुलर हेलिक्स के लिए इक्वेशन आपको गिवन है, यू की लिमिट दी हुई है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो आपको कंप्लीट टर्न की एक पूरा चक्कर होने की जो आर्क लेंथ है वो बतानी है। तो इसको आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी है। वैल्यूज पुट करोगे इस वाले फॉर्मूले में एंड देन सोल्व करोगे। लिमिट क्या लोगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आर ऑफ यू की वैल्यू आपको ये गिवन है, इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो एक कोज यू का क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस के ए साइन यू, ए साइन यू का क्या होगा ए कोज यू। सेम ऐसे बी यू का कर लोगे आप, किसके रिस्पेक्ट में करें यू के, तो यू का वन हो जाएगा, क्या मिलेगा ओनली बी मिलेगा। देन उसको फॉर्मूले में पुट करके आप सोल्व कर लेना, तो आपका आंसर क्या आएगा ये वाला ए वाला। ठीक है, तो इसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है दी पॉइंट पी ऑन द कर्व आर इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस एट विच आर डबल डैश इज इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड। यानी कि किसी भी कर्व आर इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस पे वो पॉइंट जिस पर आर डबल डैश की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। यानी कि अगर आप आर का टू टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हो और वो जीरो आ रहा है तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ P इज नॉट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि यदि P क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, तो एनी वेक्टर लाइंग इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज। तो कोई भी वेक्टर जो कि लाई कर रहा है किस पे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होगा आपके पास में, ए आर डैश प्लस बी आर डबल डैश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्टली स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस दिस एट दिस इज। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे अलग से समझाऊंगी, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। ठीक है, लास्ट में वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस आपसे बोलूंगी कि मैं सॉल्व कराऊंगी वो बाद में सॉल्व करेंगे। पहले जो बुक के डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं या फिर जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराए हुए हैं वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल मेड बाय टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल्स टू दिस, वाई इज इक्वल्स टू दिस, जेड इज इक्वल्स टू दिस विद लाइन दिस इज। यानी कि जो एंगल होगा जो कि किसके द्वारा बनाया जाएगा, टेंजेंट के द्वारा, कर्व के, इस वाले कर्व के किसी भी पॉइंट पे, किस लाइन के साथ में, ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो वो एंगल क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, ये आप अपने आप से करोगे। ऑप्शन नंबर डी π/4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको खुद से सॉल्व करके देखने होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूं, तो अब बार बार नहीं कराऊंगी इस चैप्टर से। फर्स्ट है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस एट द पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 इज। यानी कि आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बतानी है, कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है और किस पॉइंट पे बतानी है, टी इज इक्वल्स टू 1 पे। तो पहले तो आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे, फिर जो भी इक्वेशन आएगी उसमें टी की वैल्यू 1 पुट कर देना और उसके बाद में चेक करना इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। वैसे तो इसमें आप
आपका करेक्ट ऑप्शन जो है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना आपका आंसर ये आता है या नहीं आता। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट t इज इक्वल्स टू 1 ऑफ द कर्व r इज इक्वल्स टू दिस इज। तो इसमें भी क्या करोगे, आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालोगे और जो भी इक्वेशन आएगी उसमें t की वैल्यू 1 पुट करके सॉल्व कर लोगे। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है कि इफ द सर्कल lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2cz हैज 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट एट ओरिजिन विद द पैराबोलॉइड दिस, देन द वैल्यू ऑफ c इज। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट जो मतलब इससे पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें कराया था, देख लीजिएगा एक बार। तो इसमें हमारा आंसर क्या आया था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन क्लास में कराया तो बोला था इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव वालों के लिए भी और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी, तो इसको सॉल्व करना आना चाहिए आप सभी को। सो नेक्स्ट है द 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ अ कर्व बी कोप्लेनर इज, यानी कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट हैं किसी भी कर्व के, तो वो कोप्लेनर कब होंगे। कोप्लेनर के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको कि कोई भी 4 पॉइंट्स आपको गिवन है कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, यानी कि फर्स्ट पॉइंट अगर सपोज दैट हमने मान लिया एक्स वाई जेड है, तो सेकंड क्या होगा उसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन, फिर थर्ड क्या होगा उसका अगेन टाइम डिफरेंशिएशन, फोर्थ क्या होगा उसका फिर अगेन टाइम डिफरेंशिएशन। तो इनका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा अगर किसके इक्वल आ जाए, सॉल्व करके 0 के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। अगर इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो पॉइंट्स हमारे कोप्लेनर नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट दे रखा है एक्स वाई जेड, फिर उसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन, फिर उसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन। ये किसके लिए, हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के लिए, तो ये तो होगा ही नहीं। हमें किसके लिए बताना है, 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के लिए। तो जो हमारे पास में मेन पॉइंट्स है एक्स वाई जेड, उनको हम डिटर्मिनेंट के अंदर सॉल्व नहीं करेंगे लेकर के। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट है इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन और कंप्लीट का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो ये हमारी सही कंडीशन है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, इफ द ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कर्व एंड पॉइंट इज 3 देन प्लेन इज, यानी कि यदि जो ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट है किस किस के बीच में, कर्व के बीच में और पॉइंट के बीच में, वो कितना है, 3 है। तो जो प्लेन होगा वो कैसा होगा, वो होगा जी ऑस्कुलेटिंग प्लेन। कैसा होगा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टी इज पैरामीटर ऑफ द कर्व दिस देन इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट पी इज। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, आर माइनस के आर कॉमा आर डॉट कॉमा आर डबल डॉट, यानी कि आर माइनस आर। यहाँ पे आर क्या होता है, जो भी वेक्टर आपको गिवन होता है, स्मॉल आर क्या होता है, पोजिशन वेक्टर होता है। तो जो भी वेक्टर होता है उसमें से माइनस करते हो पोजिशन वेक्टर को, तो एक पॉइंट तो ये हो जाता है। फिर आर डॉट यानी कि आर का 1 टाइम डिफरेंशिएशन और आर डबल डॉट क्या होता है, आर का 2 टाइम डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये फॉर्मूले में कॉमास होते हैं, लेकिन जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो एज अ मल्टीप्लाई लेकर के सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चंस के लिए भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस भी पुट अप कर लिए जाते हैं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन बताइए क्या होगी। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कॉर्ड गिवन बिलो द लिस्ट। 2 लिस्ट आपको दी हुई है, आपको बताना है कि कौन से कॉर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फर्स्ट है दी टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन आपके सामने ये सारी हैं जो लिस्ट 2 है। तो एक बात बताइए, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, आर इज इक्वल्स टू आर प्लस लैम्डा इंटू टी, ये होती है हमारे पास में। अगर हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन देखें, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट वाली होती है। इसका मतलब सपोज दैट मान लो बाय चांस, अगर हम वैसे कंप्लीट की बात करें तो हमें पता है जो प्रिंसिपल प्लेन होता है, प्रिंसिपल प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू आर प्लस लैम्डा, एंड बाय नॉर्मल प्लेन की क्या होती है, इंटू में बी आ जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें तो 2 का ही नहीं पता, हमें तो सिर्फ किस किस का पता है, ए का और डी का। या फिर मान लो हमें तो सिर्फ किस किस का पता है, ओनली डी का पता है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन ही होती है। तो आप आइडिया कैसे लगा सकते हो, यहाँ पे देखो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो डी का हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखना फर्स्ट ऑप्शन में डी का 4 है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। बी में डी का 1 है, तो ये तो सही है। उसके बाद में सी में भी डी का 1 आ रहा है, डी में डी का 4। इसका मतलब पहला और फोर्थ जो ये 2 ऑप्शन है ये तो हमारे पास में गलत हो गई, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग डी का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, 1। तो या तो बी सही है या सी सही है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो, हमें पता है कि टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, r इज इक्वल्स टू आर प्लस लैम्डा इंटू टी। इट मीन्स हमारे अकॉर्डिंग ए का ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। तो बी में देखना ए का 2 है और सी में ए का 4 है।
डी का तो दोनों में 1 1 है, लेकिन ए का सिर्फ बी के अंदर हमारे पास में क्या है 2 है। इट मीन्स अगर हमें 2 के भी नहीं पता, ओनली 2 के ऑप्शंस पता है, तो हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है सेकंड वाली और ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन है फर्स्ट वाली। बाकी सभी के याद रखोगे तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर बाई चांस याद नहीं रहता तो उस केस में आप इतना भी याद रखो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है उनको सही से टिक करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, असर्शन और रीजन दिए हुए हैं आपको। तो असर्शन आपको क्या बोला है कि द आर्क रेट ऑफ द रोटेशन ऑफ द टेंजेंट इज कॉल्ड कर्वेचर वेक्टर, यानी कि जो आर्क रेट है किसी भी टेंजेंट के रोटेशन की उसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर वेक्टर बोलते हैं। रीजन क्या है कि जो मैग्नीट्यूड होता है कर्वेचर वेक्टर का उसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। तो अब ये बताना है हमें कि दोनों के दोनों हमारे पास में करेक्ट हैं या फिर इनकरेक्ट हैं, या फिर कौन किसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये चीजें हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में बतानी होती है। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो हमारी दोनों बातें जो कही हुई हैं वे सही है, लेकिन एक चीज अगर आप देखोगे कि जो हमारे पास में आर है, यानी कि जो हमारे पास में रीजन दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है, इस फर्स्ट वाले असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाले में आपसे कहा है कि जो आर्क रेट है किसी भी टेंजेंट के रोटेशन की उसको हम कर्वेचर वेक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कर्वेचर का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम कर्वेचर कहते हैं, कर्वेचर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम कर्वेचर कहते हैं। तो इट मींस इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कौन कर रहा है, आर। अब ऑप्शंस देखिएगा, फर्स्ट है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी कि ए और आर दोनों कैसे हैं, ट्रू हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए की। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही है, बट बाकी के भी देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, यानी कि ए और आर दोनों कैसे हैं, ट्रू हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये तो हमारे पास में गलत है, क्योंकि ये तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ए सही है आर गलत है, ऐसा भी नहीं है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, दोनों हमारे पास में करेक्ट ऑप्शंस हैं, और आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है को, तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द आर्क रेट ऑफ द रोटेशंस ऑफ बायनॉर्मल इज कॉल्ड टॉर्जन वेक्टर, यानी कि जो आर्क रेट होगी बायनॉर्मल के रोटेशन की उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्जन वेक्टर बोलते हैं। और रीजन क्या है कि जो मैग्नीट्यूड होता है टेंशन वेक्टर का उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्जन बोलते हैं। तो दोनों बात सही है, और दूसरी बात कि आर जो है ये ए को क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर 1 कि ए और आर दोनों कैसे हैं, ट्रू हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को, तो ये हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस में मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो गलतियां करते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है कि ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है दी कर्व टू बी स्ट्रेट लाइन देन कप्पा इज इक्वल्स टू 0, इसको तो आपको याद होगा क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, यानी कि जो कर्व होगा स्ट्रेट लाइन पे देन कप्पा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। रीजन क्या है कि जो कर्व होगा प्लेन पे उसको हम क्या कहते हैं, जो कर्व है प्लेन पे वो कब होता है, जब टो की वैल्यू क्या है 0, यानी कि जब टॉरिजन क्या हो 0 हो। तो अब हमें बताना कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं और कौन कौन से इनकरेक्ट, और कौन से किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखो ये तो हमारे पास में अलग बात हो गई कि जो कर्व होगा स्ट्रेट लाइन का, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है वो कर्व बना रही है, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसको आप कर्व बोलोगे, वो एक कर्व की तरह फॉर्म करेगी, किस कंडीशन में, यदि कप्पा की वैल्यू क्या हो, 0 हो। सेकंड हमने कहा द कर्व टू बी प्लेन, यानी कि कोई भी कर्व हमारा प्लेन कहलाएगा। प्लेन कब कहलाएगा कोई भी कर्व, यदि टॉरिजन वैल्यू 0 हो, यानी कि यदि टॉरिजन किसकी इक्वल हो, 0 की इक्वल हो। तो दोनों चीजें अलग अलग बात को रिप्रेजेंट करें कि कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन कहलाएगा जब कप्पा 0 हो, और कर्व हमारा प्लेन कहलाएगा जब टॉरिजन 0 हो, है ना। तो यानी कि दोनों बात है तो सही, लेकिन ये अपने अलग अलग एक्सप्लेन कर रही है अपने आप को, इनको एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें अगर आप देखोगे ऑप्शन कि ए और आर दोनों तो ट्रू हैं, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि आर तो ए से बिल्कुल डिफरेंट है, तो एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं आई। नेक्स्ट है कि ए और आर दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन जो आर है वो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसकी, ए की। क्लियर है बात भाई। देखो क्या कहा था आपसे कि जो कर्व है वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, कब होगा, जब कप्पा इज इक्वल्स टू 0 होगा, और कर्व को आप प्लेन कहोगे कब, यदि टॉरिजन 0 होगा। तो दोनों बातें जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होगा।
नेक्स्ट देखिएगा क्या है, द ऑस्कुलेटिंग प्लेन हैज इन जनरल 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट, यानी कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है वो क्या रखता है, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट रखता है जनरल फॉर्म में। रीजन क्या दे रखा है कि द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन ऑफ कर्व इज दिस, इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपसे क्या कही है कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है जनरल फॉर्म में उसके क्या होते हैं, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट होते हैं। और रीजन में आपको क्या कहा है कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन होती है इस कर्व के लिए वो क्या होती है, ये होती है। अब देखो सीधी सी बात है कि हम अगर बात करें ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन की, तो ये तो हमें पता है कि अगर कर्व हमारे पास में ये है तो उस कंडीशन में ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन ये होती है, क्योंकि हमने सॉल्व करके देखा हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो होता है वो जनरल फॉर्म में 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट रखता है? ये तो जरूरी नहीं है, कितने भी रख सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो इसमें जो हमारा असर्शन है वो तो रॉन्ग है, लेकिन जो रीजन है वो हमारा राइट है। तो इट मीन्स आप क्या कहोगे, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या होगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, द डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट वेक्टर टी एंड बी इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस, यानी कि जो डिफरेंशिएशन होता है यूनिट वेक्टर का वो ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट में होता है, आर्क लेंथ एस के रिस्पेक्ट में होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, दस रेट फेरनेट फॉर्मूले फॉर टी एंड बी इज, यानी कि टी के लिए फॉर्मूला ये होगा, एन के लिए ये होगा और बी के लिए ये होगा। यानी कि अगर टी एंड बी कोई भी आपके पास में 3 यूनिट वेक्टर है तो उसके लिए अगर हम सर्वेट फेरनेट फॉर्मूले की बात करें तो टी डैश किसके इक्वल होगा, कप्पा इंटू एन डैश किसके इक्वल होगा, टॉरिजन इंटू बी माइनस कप्पा इंटू टी, और बी डैश किसके इक्वल होगा, माइनस के टॉरिजन इंटू एन के इक्वल होगा। तो दोनों बातें हैं तो सही, लेकिन एक बात बताइए, क्या इस वाली बात का इस वाली बात से कोई रिलेशन है? नहीं है। ये सरनेट फॉर्मूले के लिए, और ये यहाँ पे हमने बात की है कि इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज रिस्पेक्ट होता है किसके रिस्पेक्ट में, जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऑलवेज लेंथ के रिस्पेक्ट में होता है। तो दोनों बातें क्या है, अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो आप क्या कहोगे कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कॉर्ड गिवन ब्लॉ ऑफ लिस्ट्स। तो यहाँ पे देखिएगा लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको करेक्ट ऑप्शन मैच करने की कौन सा होगा। सबसे पहले फर्स्ट देखिएगा क्या है, कर्व इज प्लेन, कर्व जो है वो हमारा प्लेन होगा और कर्व स्ट्रेट लाइन। अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। एक बात बताइए, कर्व हमारा प्लेन कब होता है, जब टॉरिजन क्या हो, 0 हो, और कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन कब कहलाता है, जब कप्पा की वैल्यू 0 हो। बाकी तो हम कह रहे हैं कि हमें तो नहीं पता। वैसे तो ये भी मैंने अभी आपको ऊपर वाले जस्ट ऊपर जो हमारा क्वेश्चन था इसमें बताया था कि टी डैश एन डैश ये हमारे किसके इक्वल होते हैं, बट सपोज इट हमें नहीं पता, तो भी हम कैसे करेंगे। देखो कर्व इज प्लेन, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए हमारा, 3, यानी कि ए हमारा मैच करना चाहिए 3 से और बी हमारा मैच करना चाहिए किससे, 2 से। देखो ए 3 से कहाँ मैच कर रहा है, सिर्फ इस वाले में मैच कर रहा है, तो डायरेक्ट सी बात है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बट फिर भी आगे देख लो, बी हमारा 2 से मैच कर रहा है, टी डैश हमारा किसके इक्वल होता है, के कप्पा इंटू एन के, तो सी हमारा 1 से मैच कर रहा है और डी हमारा 4 से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें भी आपको लिस्ट मैच करनी है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक्सप्रेशन फॉर कर्वेचर, कर्वेचर के लिए इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो सही है, तो आपको ये फॉर्मूले जो है ये याद होने चाहिए। एक्सप्रेशन फॉर टॉरिजन, टॉरिजन के लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन के लिए क्या है, कर्व के लिए क्या है। देखो द कर्व टू बी प्लेन, ये फिर से वही वाली बात आ गई, कर्व प्लेन कब होगा और कर्व स्ट्रेट लाइन कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कर्व प्लेन कब होगा, जब टॉरिजन 0 होगा। स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब कप्पा क्या होगा, 0 होगा। तो सी का 1 होना चाहिए और डी का 3 होना चाहिए। तो देख लीजिए, सी का 1 इसमें भी है इसमें भी है, बट डी का 3 किस में है, डी का 2 है इसमें, डी का 3 है, तो डी का 3 किस में, इस वाले में, और सी का 1। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इसमें भी आपको लिस्ट मैच करनी है कि कौन सी करेक्ट होगी। तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट जो है ये आपके पास में किसको शो कर रही है, यानी कि जो फर्स्ट है ये हमारा किसके इक्वल होगा सोल्व करके। ये कई सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको कराए हुए हैं, ये अपने आप में सॉल्यूशन कर करके देखने होते हैं, ठीक है, कि कौन सा किसके इक्वल होगा। डायरेक्टली बता रही हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन आपका किसके इक्वल होगा, कप्पा स्क्वायर इंटू टॉरिजन। अगर बात करें टी डैश, टी डबल डैश, टी ट्रिपल डैश की, तो ये हमारी किसके इक्वल होती है,
के कप्पा क्यूब इंटू कप्पा टॉरिजन का वन टाइम डिफरेंशिएशन माइनस के कप्पा का वन टाइम डिफरेंशिएशन इंटू टॉरिजन। तो देख लीजिएगा इसमें सभी ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इसमें आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। द प्रिंसिपल नॉर्मल्स एट कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट अनलेस, यानी कि जो प्रिंसिपल नॉर्मल्स होते हैं कर्व के कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स पर, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं अनलेस, जबकि कब किस कंडीशन में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वो, जब जो टॉरिजन है वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी आपको सोल्व कराया जो पीछे क्वेश्चन था वो ऑप्शंस वाला, उसमें कि ये हमारा किसके इक्वल होता है, कप्पा स्क्वायर इंटू टॉ के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इफ द टेंजेंट एंड बायनॉर्मल एट अ पॉइंट ऑन अ कर्व मेक एंगल थीटा एंड फाई रेस्पेक्टिवली विद अ फिक्स्ड डायरेक्शन देन साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन फाई इंटू डी फाई इज, यानी कि यदि टेंजेंट और जो बायनॉर्मल है किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर यदि वो एंगल बना रहे हैं थीटा, यानी कि टेंजेंट तो एंगल बना रहा है थीटा और बायनॉर्मल क्या एंगल बना रहा है फाई, विद अ फिक्स्ड डायरेक्शन, एक फिक्स्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको सोल्व करके देखनी होगी। सोल्व करके आपका आंसर आएगा ए और बी बोथ, यानी कि माइनस के कप्पा अपॉन टो भी हो सकता है या फिर माइनस के सिग्मा अपॉन रो भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी बोथ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ आर ट्रिपल डैश इज, इन सभी की वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है कि वैल्यूज क्या क्या होंगी। जब चैप्टर कराया था बताई होंगी, नहीं बताई तो लास्ट में बता दूंगी, एक बार दोबारा से रिकॉल करा दूंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू होगी इसकी वो क्या होगी, दिस कप्पा डैश एन माइनस कप्पा स्क्वायर टी प्लस के कप्पा इंटू टॉरिजन इंटू बी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ आर डैश कॉमा आर 4 डैश इज, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करके आपके पास में आएगा माइनस के 3 कप्पा इंटू कप्पा डैश, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है द कर्वेचर एंड टॉरिजन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स इज, यानी कि जो कर्वेचर और टॉरिजन होती है सर्कुलर हेलिक्स की वो क्या होती है, वो आपको ध्यान रखना है। कर्वेचर भी कांस्टेंट होती है और टॉरिजन भी कांस्टेंट होता है, तो 0 का तो ऑप्शन ही नहीं है। कर्वेचर एंड टॉरिजन बोथ आर कांस्टेंट, यानी कि दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ 2 कर्व्स देन, यदि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में, कर्व के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है तो वो कंडीशन क्या होगी। फर्स्ट है टेंजेंट एट कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आर पैरेलल, यानी कि जो टेंजेंट होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, या फिर जो बायनॉर्मल है वो पैरेलल होंगे, या जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर वो पैरेलल होंगे। तो तीनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेंगे, टेंजेंट भी पैरेलल होंगे, बायनॉर्मल भी पैरेलल होंगे और प्रिंसिपल नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। कब कहां पर, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा उस पे। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव वो क्या हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एनी कर्व टी डैश बी डैश इज, यानी कि किसी भी कर्व के लिए अगर हम टी डैश की मल्टीप्लाई करते हैं बी डैश में तो वो क्या आएगी। अब देखो टी डैश बी डैश की मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, टी डैश और बी डैश की वैल्यू अभी आपको एक क्वेश्चन में बताई थी मैंने क्या होगी, अगर आपको याद हो तो, इसमें नहीं शायद से इससे पहले था वो, उसमें बताई थी मैंने कि इसकी वैल्यू ये होगी इसकी वैल्यू ये होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, उनकी जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा माइनस के कप्पा इंटू टॉरिजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ बी डबल डैश इज, बी डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी टॉरिजन इंटू कप्पा टो माइनस के टो बी माइनस टो डैश बी। ये आपको वैल्यूज जो है वो याद रखनी है सभी की, कि टी डैश की क्या है, बी डैश की क्या है, टी डबल डैश की क्या है, बी डबल डैश की क्या है, आर डैश की, आर डबल डैश की, आर ट्रिपल डैश की, इन सभी की वैल्यूज आपको लर्न रखनी है। Next है if r is equals to r of s is the given curve gamma then the center C of the spherical curvature at a point P R, यानी कि यदि r किसकी इक्वल है r of s के किसी भी गिवन कर्व गामा के लिए तो जो सेंटर होगा C किसका, स्फेरिकल कर्वेचर का एट पॉइंट P पर वो क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि C हमारा किसके इक्वल होगा, सेंटर की बात पूछ रहे हैं, सेंटर क्या होगा, तो सेंटर किसके इक्वल होगा, r प्लस रो इंटू एन प्लस सिग्मा रो डैश इंटू बी के इक्वल होगा।
फिर नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर एट अ पॉइंट ऑन कर्व दिस इज, जो रेडियस होगी स्फेरिकल कर्वेचर की किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर वो क्या होगी, तो रेडियस आपको ध्यान रखना है आर स्क्वायर किसकी इक्वल होगी, रो स्क्वायर प्लस सिग्मा डैश सिग्मा रो डैश का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होगी। इस फॉर्मूले से आप रेडियस फाइंड आउट करोगे। अब देखो इन सब में कुछ भी सोल्व कराने वाला नहीं है, ये सभी आपको डायरेक्टली फॉर्मूले एज इट इज याद रखने हैं। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर ऑफ अ सर्कुलर हेलिक्स इज इक्वल्स टू, यानी कि जो रेडियस होगी स्फेरिकल कर्वेचर की किसके, सर्कुलर हेलिक्स के, वो किसके इक्वल होगी, वो हमारी किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर किसी भी सर्कुलर हेलिक्स की किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगी। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अ कर्व लाइज ऑन द स्फेयर, यानी कि यदि कोई कर्व जो है वो किसी स्फेयर पे लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इक्वेशन हमारी कौन सी सेटिस्फाई होगी, यानी कि अगर कोई भी कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है, उसके लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि रो अपॉन सिग्मा प्लस डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में किसका, सिग्मा इंटू रो डैश का, अगर इसको सोल्व करके क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो कर्व है वो किस पे लाई कर रहा है, स्फेयर पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द कर्व x इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस एंड z इज इक्वल्स टू दिस लाइज ऑन, यानी कि ये जो कर्व है किस पे लाई करता है। तो देखो आपको x, y और z की वैल्यू दी हुई है, इनसे आप क्या निकालोगे, रो की वैल्यू निकालोगे, सिग्मा की वैल्यू निकालोगे, रो डैश की वैल्यू निकालोगे। उन सभी वैल्यूज को आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे और पुट करके आप देखोगे कि अगर वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल आ रही है तो आप क्या कहोगे कि जो हमारा कर्व है वो किस पे लाई करता है, स्फेयर पे लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दी लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर इज एन इवोल्यूट इफ एंड ओनली, यानी कि जो लोकस होगा किसका, सेंटर का, किसके, स्फेरिकल कर्वेचर के, वो आपका इवोल्यूट कहलाएगा। लेकिन उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि कर्व जो है वो हमारा प्लेन होना चाहिए। कर्व क्या होना चाहिए, प्लेन। क्या कहा क्वेश्चन में कि जो स्फेरिकल कर्वेचर का अगर हम लोकस ऑफ सेंटर निकालें वो हमारा इवोल्यूट कहलाएगा किस कंडीशन में, यदि कर्व कैसा हो, प्लेन हो। तो कर्व इज प्लेन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द टेंजेंट टू द स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स इज पैरेलल टू, जो टेंजेंट होगा किसका, स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स का, वो पैरेलल होगा किसके, प्रिंसिपल नॉर्मल के। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा और ये सभी स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिएगा द इक्वेशन एक्सप्रेसिंग कपा एंड टो एज फंक्शन ऑफ आर्क लेंथ एस इज कॉल्ड, यानी कि जो इक्वेशन होगी जो कि एक्सप्रेस करेगी कपा को और टोरिजन को एज अ फंक्शन की फॉर्म में किसके, आर्क लेंथ एस के, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं और नॉर्मल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कर्व टू बी हेलिक्स इज दैट, यानी कि किसी भी कर्व को हेलिक्स होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि कप्पा अपॉन जो टॉरिजन है वो किसके इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट की। आपकी थ्योरम है, ये भी आपको याद रखना है इसका थ्योरम का स्टेटमेंट कि कर्व आपका हेलिक्स कहलाएगा यदि कप्पा अपॉन टॉरिजन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हेलिक्स इज, हेलिक्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ए साइन थीटा ए कोस थीटा ए थीटा इंटू कॉट अल्फा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ कर्व इज अ सर्कल इन इफ एंड ओनली इफ, यानी कि जो स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स है क्या है किसी भी कर्व के टेंजेंट की, वो हमारा सर्कल कहलाएगा किस कंडीशन में, यदि कर्व कैसा हो, हेलिक्स हो, कर्व कैसा हो, हेलिक्स हो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट पी इन जनरल हैज, यानी कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है एट पॉइंट पी पे वो क्या रखता है, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट रखता है। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन और आया था कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है वो मतलब जो उसके पॉइंट कॉन्टैक्ट रहते हैं जनरल केस में तो वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो वहां पे क्या था, वो हमारा गलत था, क्यों, कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर इज कांस्टेंट देन द कर्व हैज, यानी कि यदि जो रेडियस होगी किसी भी स्फेरिकल कर्वेचर की वो कांस्टेंट होगी तो उस कंडीशन में कर्व कैसा होगा, कांस्टेंट कर्वेचर रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है इन्वॉल्यूट्स ऑफ अ सर्कुलर हेलिक्स आर, यानी कि जो सर्कुलर हेलिक्स के इन्वॉल्यूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेन कर्व्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कर्व टू बी अ प्लेन कर्व,
लेकर किसी भी कर्व को प्लेन कर्व होने के लिए जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है कि दिस टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एक बार जिसका सॉल्यूशन कराना था वो और करा देती हूँ। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन था हमारा कि जो यूनिट वेक्टर होगा नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट दिस इज, यानी कि यूनिट वेक्टर बताना है जो कि नॉर्मल होगा इस सरफेस पर किस पॉइंट पे 1 -1 2 पे, वो क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है सरफेस की वो ये दी हुई है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो एफ है वो हमारा इक्विवेलेंट होगा किसके, 2x z² माइनस के 3xy माइनस के 4x, और ये जो प्लस का 7 है इधर की साइड आकर के क्या हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि f इक्विवेलेंट होगा दिस टर्म के। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जब हमारे पास में f की वैल्यू आ गई, अगर आपको याद हो कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि सपोजेट मान लिया हमने n क्या मान लिया, यूनिट वेक्टर मान लिया, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, अगर आपको याद हो, n/r, याद आ रहा है बार बार। ठीक है, वैसे तो हमारे पास में वेक्टर जो होता है वो r होता है, तो उसके लिए हम करते हैं कि यूनिट वेक्टर n जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, r/ दिस टर्म, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि जो भी हमारे पास में वेक्टर दिया हुआ है वो दिस अपॉन में उसका क्या निकाल देते हैं, मॉडुलस निकाल देते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास में एफ ये है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, देखो जो भी हमारे पास वेक्टर होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को उसी फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ग्रेडियंट एफ की वैल्यू निकालेंगे। अब ग्रेडियंट क्या होता है आप सभी को पता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये हमारे पास में क्या होता है, ग्रेडियंट की वैल्यू होती है। और फंक्शन आपको क्या गिवन है, 2x z² माइनस के 3xy माइनस के 4x माइनस के 7, ये हमारे पास में फंक्शन है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इस टर्म की मल्टीप्लाई इस पूरे में करते हैं। तो आई कैप तो हमारे पास में एज इट इज आ जाता है। इस डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या होता है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, वो भी पार्शियली, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो इस वाले टर्म में जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, देखो जब हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेरिएबल सिर्फ वही लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, बाकी सभी को हम एज अ कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z और y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2z²। फिर यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कितना आएगा, माइनस के 3y। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो माइनस के 4, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर प्लस जे कैप, यानी कि अब क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें तो y नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसमें y है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो माइनस के 3x। यहाँ पे भी इन दोनों में y नहीं है तो इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर प्लस के कैप के लिए सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में करेंगे। z के रेस्पेक्ट में करोगे तो z² का करोगे, कितना होगा, 2z। तो कितना आ जाएगा, 2 2 4x इंटू z। बाकी सभी टर्म्स में z है ही नहीं तो उन सभी का क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, आई कैप इंटू में कितना आ गया, 2z² माइनस के 3y माइनस के 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं हम इसको, 3x इंटू जे कैप एंड प्लस 4xz इंटू क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो जो हमें पॉइंट्स कहे थे, पॉइंट्स क्या कहे थे, 1 -1 और 2। इट मीन्स हमारे पास में x y और z की वैल्यू क्या है, 1 -1 2। तो क्या लिखोगे आप, एट 1 -1 और 2 पे ग्रेडियंट f की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या होगी। तो आई कैप, यहाँ पे देखो z की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 2। तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 4 2 कितने हो जाएंगे, 8। माइनस के y की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3 माइनस के 4। माइनस के x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1। तो कितना आ जाएगा, 3 जे कैप प्लस 4। x की वैल्यू कितनी है, 1 है। z की वैल्यू कितनी है, 2। तो 4 2 कितने हो जाएंगे, 8 के कैप। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 3 11, 11 में से माइनस, या फिर ऐसे कर लीजिए, -4 + 3 कितना आ जाएगा, माइनस के 1 और प्लस के 8। तो कितना आ जाएगा, 7 आई कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस के 8
के कैप। हमें क्या करना है, ग्रेडियंट एफ की वैल्यू निकल गई। अगर हम मॉडुलस निकालें किसका, ग्रेडियंट एफ का, तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट जो आई डैश जो आई कैप है इसका कोफिशिएंट कितना है 7, तो इसका स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट कितना है -3, इसका स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट क्या है 8, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे सोल्व कीजिए, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 64। इसको जब आप सोल्व करोगे 9 9 18 19 22 का 2 कैरी किया, 6 4 10 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 12, यानी कि 122। सो इट मीन्स हमें क्या निकालना था, अगर आपको याद हो यूनिट वेक्टर निकालना था, तो यूनिट वेक्टर हमारा किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट एफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेडियंट एफ। तो अगर आप देखो ध्यान से, ग्रेडियंट एफ हमारे पास में कितना आया निकल करके 7 आई कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस के 8 के कैप एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 122। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार मैच कर लेते हैं। एक सेकेंड, अच्छा एक चीज देख लीजिएगा, प्लस और माइनस में गड़बड़ आ रही है। यहाँ पे है प्लस के 3 जे कैप माइनस के 8 के कैप, और हमारा आया है माइनस के 3 जे कैप प्लस के 8 के कैप, यानी कि हमारा ये माइनस आया ये प्लस आया है। तो वैसे तो सॉल्यूशन सारा ही सही किया है, बट एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे अगर कोई भी मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है बुक में मिसप्रिंट दिया हो, या फिर हो सकता है हमारे सॉल्यूशन में कहीं पे मिस्टेक हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका देख लेना, ठीक है। देखिएगा इसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर है लोकल थ्योरी ऑफ सरफेसेस। अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा वो कौन सा था, लोकल थ्योरी ऑफ कर्व्स। अब क्या है, लोकल थ्योरी ऑफ सरफेसेस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। नीचे 2 लिस्ट दी हुई है, उनसे आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है लिस्ट 1 से लिस्ट सेकंड का, और उसके अकॉर्डिंग जो कोड गिवन है आपको बताना है कौन सा कोड जो है वो करेक्ट होगा। तो फर्स्ट है कर्व के लिए, फिर सरफेस के लिए, फिर है पैरामेट्रिक कर्व ऑफ सरफेस इज डी है गॉस इक्वेशन ऑफ सरफेस। तो सबसे पहले आपको देखना है कर्व के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, r इज इक्वल्स टू आर ऑफ टी। इट मीन्स दिस, तो ऑप्शन जो हमारा ए है, लिस्ट ए में जो ए है उसके लिए ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं सरफेस क्या होता है, r इज इक्वल्स टू आर यू कॉमा वी, इसके लिए 2 चाहिए होती है हमें डायरेक्शन, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक कर्व ऑफ सरफेस इज, यानी कि जो पैरामेट्रिक कर्व होते हैं सरफेस के वो कैसे होते हैं, नॉट यूनिक, यानी कि यूनिक नहीं होते। नेक्स्ट है गॉस की इक्वेशन सरफेस के लिए क्या होती है, x इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी, वाई इज इक्वल्स टू वाई ऑफ टी, जेड इज इक्वल्स टू जेड ऑफ टी। इट मीन्स अगर आप देखोगे कि a के लिए हमारा 2, b के लिए हमारा 1, c के लिए 4 और d के लिए 3। ऑप्शन मैच कीजिए, a के लिए 1, तो a के लिए 1 है, नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो गया। a के लिए 2 सही है, b के लिए 3, सरफेस की इक्वेशन ये वाली होंगी, नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, a के लिए 2, b के लिए 1, c के लिए 4 और d के लिए 3। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को, और कोड के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सी लिस्ट जो है वो सही होगी। ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और इम्प्लिक्ट इक्वेशन ऑफ सरफेस। सो इसमें अगर हम देखें ऑर्डिनरी पॉइंट जो होते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए कंडीशन क्या होती है कि r1 r2 के इक्वल होना चाहिए, और दोनों कैसे होने चाहिए, डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो r1 इज इक्वल्स टू r2, डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। अगर हम सिंगुलर पॉइंट की बात करें, सिंगुलर पॉइंट की कंडीशन क्या कहते हैं कि r1 क्रॉस r2, यानी कि r1 और r2 को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या कहता है कि r डबल डैश निकालें, यानी कि अगर हम r का 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर दें और वो 0 के इक्वल आ जाए तो हमें क्या मिल जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस मिल जाते हैं। अगर हम इम्प्लिसिट इक्वेशन की बात करें सरफेस की, तो वो क्या होती है, f ऑफ x, y, z इज इक्वल्स टू 0। 4 ऑप्शंस हमारे पास में है। इट मीन्स a का 2 होना चाहिए, b का 3, c का 4 और d का 1। अपने कोड में मैच करते हैं। सो इसमें अगर आप देखोगे a का 2, b का 3, c का 4, d का 1, ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, फिर ये भी आपको 2 लिस्ट दी हुई है ना, इनमें आपको देखना हो कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। द न्यू
यूनिट नॉर्मल टू सरफेस, देखिएगा अभी जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया है, फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। तो सेम उसकी तरह आप क्या करोगे, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है इसको पहले आप कोई भी फंक्शन एफ के इक्वल ऐड कर लोगे, उसके बाद ग्रेडियंट एफ निकालोगे, ग्रेडियंट एफ का मॉडुलस निकालोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे कि जो यूनिट नॉर्मल होगा वो किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट एफ डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट एफ। सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएंगे, और ध्यान रखना किस पॉइंट पे निकालना है, 2, -2 और 3 इन पॉइंट पे, यानी कि x की वैल्यू पहले ये, y की है, z की है, इनकी हेल्प से आप ग्रेडियंट f निकालोगे, देन उसके बाद में आप ग्रेडियंट f का मॉडुलस निकालोगे। सॉल्व करोगे तो इन चारों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इन दोनों तीनों चारों में देखोगे तो आपको एक चीज का पता है कि जब भी हम यूनिट नॉर्मल निकालेंगे तो डिवाइड में कुछ ना कुछ जरूर बचेगा, यानी कि इक्वेशन आपकी x, y और z की फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो सीधा सा मतलब क्या है कि ए का तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये क्या सा हो जाएगा हमारे पास में, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले अपने कोड चेक कीजिए, ए का 3 किस में आ रहा है, केवल जो बी ऑप्शन है उसमें आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। तो सीधी सी बात है हमारे अकॉर्डिंग तो ए का 3 होगा। तो ये है डायरेक्ट मेथड की अगर आप थोड़ा सा थिंक करोगे, थोड़ा सा सोचोगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो आपको बिना सॉल्यूशन के डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन बाय चांस मान लेते हैं कि किसी और ऑप्शन में भी ए का 3 दे देते तो कैसे करते, तो देखो फिर आपको ये सॉल्व करके देखने पड़ते। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 4 एट दिस, तो आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ती है इस सरफेस के लिए। फिर सी ऑप्शन के लिए भी आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ती है, और डी के लिए भी गिवन पॉइंट्स पे। तो आपको देखना होता है कि कौन से जो ऑप्शन है वो किसके लिए सही आ रहे हैं, सॉल्व करके देखने पड़ते हैं आपको सभी के लिए। कम से कम 3 तो आपको सॉल्व करके देखने ही पड़ते, फिर 4th का आप अपने पास से लगा देते, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो मैराथन क्लास होगी उसमें आपको बता दूंगी मैं कल तक कि कौन से का आंसर जो है, मतलब आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट में भी लिस्ट आपको मैच करनी है। तो फर्स्ट है राइट हेलिकोइड, ये आपको ध्यान रखने हैं कि राइट हेलिकोइड के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, यू कॉस वी यू साइन वी इंटू ए इंटू वी। अगर एंकर रिंग की बात करें, एंकर रिंग के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है ये वाली आपकी, बी प्लस ए कोज यू इंटू कोज वी, बी प्लस ए कोज यू इंटू साइन वी, कॉमा ए साइन यू। अगर सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए जो आपके पास में इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जी ऑफ यू इंटू कोज वी, जी ऑफ यू इंटू साइन वी इंटू जी एफ ऑफ यू। और बात करें सरफेस इक्वेशन ऑफ स्फीयर की तो उसके लिए क्या होती है, ए कोज यू कोज वी, ए साइन वी एंड ए यू, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग आपको अपने ऑप्शन जो है वो देख लेने हैं। ए का क्या निकल करके आ रहा है हमारे पास में, थर्ड वाला, बी का 4th, तो ए का 3 और बी का 4 देखो कहाँ पे आ रहा है, ए का 3 लेकिन बी का 1 आ रहा है, ए का 3 बी का 4, तो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी आपसे लिस्ट ही मैच करा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इक्वेशंस का कि राइट हेलिकॉइड के लिए इक्वेशन क्या होती है, यू कोस वी यू साइन वी इंटू ए वी। अगर एंकर रिंग की बात करें तो इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, ये वाली। सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए बात की जाए तो इक्वेशन क्या होती है, ये वाली। सरफेस इक्वेशन ऑफ स्फीयर की बात की जाए तो उसके एक सेकेंड सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो उसके लिए इक्वेशन होगी जी यू कोस वी, जी यू साइन वी और एफ ऑफ यू। और अगर सरफेस इक्वेशन ऑफ स्फीयर की बात की जाए तो वो होगी आपके पास ए कोस यू कोस वी इंटू कॉमा ए साइन यू इंटू साइन वी कॉमा ए इंटू यू। तो ये सभी इक्वेशंस आपको एज इट इज याद होनी चाहिए कि किसके लिए कौन सी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर, अगर हम ए की बात करें तो ए के अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए, 3, बी के लिए 4, सी के लिए 2 और डी के लिए 1। कोड में मैच कीजिए, ए के लिए 3 किस में आ रहा है, इस वाले में, लेकिन बी के लिए क्या आ रहा है 1, और हमारे अकॉर्डिंग बी के लिए क्या आना चाहिए 4। तो इट मीन्स ए के लिए 3, बी के लिए 4, सी के लिए 2, डी के लिए 1। ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस। फिर से असर्शन में आपको क्या बोला है कि राइट हेलिकॉइड इज द सरफेस जनरेटेड बाय द हेलिकॉइडल मोशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मीटिंग द एक्सिस एट राइट एंगल्स, यानी कि जो राइट हेलिकॉइड है वो सरफेस होगा जो कि जनरेटेड होगा किससे, हेलिकॉइडल मोशन से, किसके, स्ट्रेट लाइन के, जो कि मिलेंगे किस पे, एक्सिस एट राइट एंगल पे मिलेंगे, ठीक है, किसी भी एक्सिस पे। और रीजन क्या दिया है, द पैरामेट्रिक कर्व इज इक्वल्स टू
constant are the generators and u is equals to constant are circular helixes। यानी कि पैरामेट्रिक कर्व जो है अगर v is equals to constant है तो वो जनरेटर्स होंगे और u is equals to constant है तो वो क्या होंगे, सर्कुलर हेलिक्सेस होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा सही है और ये भी सही है, लेकिन अगर आप देखो इसमें तो हमसे कहा है कि जो राइट हेलिकोइड है सरफेस का वो क्या है, जनरेट होगा किससे, जो भी हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है उसके हेलिकोइडल मोशन से, जो कि मीट करें किस पे, एक्सिस पे, राइट एंगल पे। और रीजन हमसे कह दिया कि पैरामेट्रिक कर्व कांस्टेंट होगा तो वो जनरेटर्स होंगे और अगर यदि यू कांस्टेंट होगा तो सर्कुलर हेलिक्सेस होंगे। तो मतलब क्या है, एक दूसरे से ये क्या आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों ही बातें सही है, लेकिन आर क्या कर रहा है, ए को एक्सप्लेन कर रहा है क्लियरली। तो हम क्या कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है कि द पोजीशन वेक्टर एट अ पॉइंट ऑन द एंकर रिंग इज। अब देखो एंकर रिंग की इक्वेशन आ गई, अभी आपसे बोला था आपको याद होनी चाहिए एंकर रिंग की इक्वेशन क्या होगी, अगर आपसे ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में पूछ ले तो। कहा है कि पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट पर किस पे, एंकर रिंग पे, यदि वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, जहां पर b, 0, ये क्या है, सेंटर है सर्कल के, और z एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और z एक्सिस क्या है, रोटेशन की एक्सिस है। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास में करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें पता है एंकर रिंग की इक्वेशन क्या होती है, यही वाली होती है। सेकेंड हमसे रीजन का है कि पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, की पैरामेट्रिक कर्व्स जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये दोनों बातें आपस में कहीं से भी कनेक्ट हो रही हैं? इसमें तो हमसे ये बोला है कि जो पोजीशन वेक्टर है एट अ पॉइंट ऑन द एंकर रिंग इज दिस, यानी कि एंकर रिंग पे किसी भी पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर होता है वो ये होता है, और ये जो होता है b, 0, ये हमारे पास में सेंटर होता है सर्कल का, z जो है वो एक्सिस होती है रोटेशन की। तो ये तो एक अलग बात हो गई, और पैरामेट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल होते हैं, ये एक अलग बात हो गई। कहीं पर भी इसका कोई रिलेशन रीजन से है नहीं है, कुछ भी रिलेशन नहीं है, ये अलग बात है, ये अलग बात है, तो दोनों डिफरेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इट मीन्स बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अ सरफेस इज अ पॉजिटिव डेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म इन डी यू डी वी। यानी कि जो फंडामेंटल फॉर्म होती है किसी भी सरफेस की, किस में, पॉजिटिव डेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म में, किस फॉर्म में होती है, वो डी यू डी वी की फॉर्म में होती है। तो ये बात तो सही है। सेकेंड है, जो इन्होंने रीजन दिया है वो क्या दिया है कि द मैट्रिक इज नॉट इनवेरिएंट अंडर अ पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो मैट्रिक होती है वो नॉट वेरिएंट होती है पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो ये बात तो हमारी कहीं पे भी सही नहीं है, ये कैसी है, गलत, जो स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो मैट्रिक होती है वो पैरामेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट हो। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है लेकिन सेकंड हमारा गलत है। जब सेकंड गलत है तो सीधी सी बात है एक्सप्लेनेशन तो देगा ही नहीं है कि, तो इट मीन्स ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट रिजल्शन दिया हुआ है इन्होंने कि द पैरामेट्रिक कर्व्स टू बी ऑर्थोगोनल आर एफ इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो पैरामेट्रिक कर्व्स होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे किस कंडीशन में, यदि एफ क्या होगा, 0 होगा। सही बात है। रीजन इन्होंने दिया है कि यदि f 0 हो देन पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, यानी कि यदि f 0 हो तब पैरामेट्रिक कर्व्स कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। इसका मतलब ये बात भी सही है। तो बात तो दोनों करेक्ट है, लेकिन इसका अपोजिट दे दिया, यानी कि इस चीज को डिफाइन कर दिया। फर्स्ट में जो हमारा असर्शन था उसमें कहा था कि पैरामेट्रिक कर्व्स ऑर्थोगोनल होते हैं, कब, यदि f 0 होता है। क्यों होते हैं, क्योंकि f इज इक्वल्स टू 0 होने पे कर्व्स क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो यानी कि दोनों तो करेक्ट है, और r क्या दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसकी, a की। तो इट मीन्स बोथ a एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, इसमें हमारा करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म और मैट्रिक इज, यानी कि जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कह दो या फिर मैट्रिक कह दो, उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई इंटू डी यू स्क्वायर प्लस 2f इंटू डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कोफिशिएंट ई ऑन सरफेस इज, यानी कि जो वैल्यू है फंडामेंटल कोफिशिएंट ई की सरफेस पे वो क्या होती है, r1 स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट एच स्क्वायर इज, यानी कि पॉजिटिव कांस्टेंट एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ई जी माइनस एफ स्क्वायर के होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। एक बात का ध्यान रखना, ये वाले थ्योरम है जिसको हम प्रूव भी करेंगे जब आपको पूरा पढ़ाऊंगी ये वाला चैप्टर तब।
नेक्स्ट है द मैट्रिक कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक फॉर्म इज, यानी कि जो मैट्रिक कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, ई डी यू स्क्वायर प्लस के टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एस स्क्वायर। अभी आपको बताई भी थी कि पैरामेट्रिक फॉर्म कह दो या फिर मैट्रिक कह दो, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है या मैट्रिक है तो उसके लिए क्या होती है ये वाली कंडीशन। तो इस बार लेफ्ट हैंड साइड इधर दे दी, राइट हैंड साइड इधर दे दी, इस तरीके से कर दिया, बाकी सेम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि इफ ओमेगा इज द एंगल बिटवीन द पैरामेट्रिक कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन tan ओमेगा इज इक्वल्स टू, यानी कि यदि ओमेगा क्या है, एंगल है पैरामेट्रिक कर्व्स के बीच में, किस पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, तो tan ओमेगा किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, h अपॉन एफ के इक्वल होगा। ये पैरामेट्रिक कंडीशन है, एग्जाम आप इसको एज अ फॉर्मूला भी ट्रीट कर सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इफ ds रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट of area PQRS on the surface then ds is equal to, यानी कि यदि ds रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट ऑफ एरिया PQRS को सरफेस पर, तो ds किसके इक्वल होगा, h इंटू डी यू इंटू डी वी के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ h ऑन द पैराबोलॉइड x इज इक्वल्स टू u, y इज इक्वल्स टू v, z इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर h इज, यानी कि वैल्यू ऑफ h निकालनी है इस पैराबोलॉइड पे, तो ये आपको सोल्व करके देखना होगा, अदरवाइज इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 प्लस 4v स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द एंकरिंग कॉरेस्पॉन्डेंस टू द डोमेन दिस एंड दिस इज, यानी कि अगर हमें एरिया निकालना है एंकरिंग का किस डोमेन के कॉरेस्पॉन्डेंस की u की वैल्यू एग्जिस्ट करे 0 to 2 पाई के बीच में और v की वैल्यू एग्जिस्ट करे 0 to 2 पाई के बीच में, तो जो एंकरिंग का एरिया होगा वो कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर a इंटू बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इफ l कोमा m बी डायरेक्शन कोफिशिएंट्स ऑफ डायरेक्शन एट p देन दिस इज, यानी कि यदि l और m क्या है, डायरेक्शन कोफिशिएंट्स हैं किसी भी डायरेक्शन के p पॉइंट पे, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखना। नेक्स्ट है द डायरेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ द पैरामेट्रिक कर्व v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट r, यानी कि जो डायरेक्शन कॉफिशिएंट होते हैं पैरामेट्रिक कर्व के, यदि v क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो क्या होंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ई कोमा 0। फॉर्मूला है, ये भी आपको एज इट इज ध्यान रखना है। मोस्टली जो आपसे पूछे जाते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, वो आपसे फॉर्मूले, थ्योरम्स के स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, या फिर कुछ आपकी प्रूफ होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं कि प्रूफ जो होते हैं वो मोस्टली थ्योरम्स के स्टेटमेंट, कॉर्लरीज हो गई, फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर टू डायरेक्शन रेशियो लैम्डा म्यू एंड लैम्डा डैश म्यू डैश भी ऑर्थोगोनल इफ, यानी कि कोई भी दो डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हुए हैं, इनके ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन क्या होगी कि ई इंटू लैम्डा लैम्डा डैश प्लस एफ इंटू डेल यू डैश प्लस लैम्डा डैश म्यू प्लस जी इंटू म्यू म्यू डैश इज इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा क्या है, द इक्वेशंस दिस आर नोन एज, ये जो इक्वेशंस है इनको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी विंगरगार्टन इक्वेशंस, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का। तो आपको ध्यान रखना है कि विंगरगार्टन इक्वेशंस कौन कौन सी होती है, इनका स्टेटमेंट प्रूफ भी आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है लेट z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा बाई वाई बी सरफेस इज मैंग्स फॉर्म देन फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट आर, यदि z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये क्या है, सरफेस है मैंग्स फॉर्म का, तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट है वो क्या होगा, E इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी स्क्वायर, एफ इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू और जी किसके इक्वल होगा, 1 प्लस क्यू स्क्वायर के, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एच एन क्रॉस एन वन इज, यानी कि एच एन की मल्टीप्लाई जब आप एन वन में करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, एम आर वन माइनस एन आर टू होगी, ये फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट है इफ एल एम एन ऑल आर जीरो ऑन द सरफेस देन सरफेस इज पार्ट ऑफ, यदि किसी भी सरफेस पे एल एम और एन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो जीरो हो, तो उस कंडीशन में जो सरफेस होगा वो किसका पार्ट होगा, प्लेन का पार्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कर्व बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन पैरामेट्रिक कर्व इज, जो कर्व है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है किसी भी एंगल को किसके बीच में, पैरामेट्रिक कर्व्स के बीच में, तो उसके लिए जो आपके पास में इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ई डी यू स्क्वायर माइनस जी डी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स ई एफ जी एंड एच इज, जो रिलेशन
होगा ई एफ जी एच कॉफिशिएंट्स के बीच में, वो क्या होता है, एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर माइनस ई जी माइनस एच स्क्वायर। ये भी आपको एक क्वेश्चन भी कराया था। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, वैसे तो इन सभी की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस। तो मैं ये आपको वीडियो में इसलिए करा रही हूँ सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके, चाहे तो मैं आपको पीडीएफ दे देती, लेकिन अब मैं आपको करा रही हूँ तो एक तो ना जो मैं बोलूँगी वो आपके माइंड में सेट होती रहेंगी कुछ बातें कि हाँ दी ने ये बोला, दीदी ने ये बोला। उसके बाद में जब आप पीडीएफ के थ्रू अपने आप उनको पढ़ोगे तब आपका रिवीजन होगा, और एक बार जब आप एग्जाम दोगे उससे पहले आप पढ़ करके जाओगे तब आपका रिवीजन होगा। तो 2-3 बार जब आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे, बार बार रिकॉल करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट हो जाएगी, और जब आप ऑप्शन देखोगे क्वेश्चन पेपर में तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका ये आंसर है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सभी चीज़ें जो है एक बार वीडियो के थ्रू भी करा रही हूँ। देखिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है ज्योडेसिक ऑन अ सरफेस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अ ज्योडेसिक ऑन अ सरफेस इज, क्या होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी दिए हुए सरफेस पे 2 पॉइंट्स के बीच की। यानी कि सपोज दैट कोई भी एक सरफेस है, उस पर आपने कोई भी 2 पॉइंट माने ए और बी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो कम से कम डिस्टेंस होगी, जो छोटे से छोटे डिस्टेंस होगी, उसको ही आप क्या कहोगे, ज्योडेसिक बोलोगे सरफेस पर। तो ऑप्शंस देखिएगा, आपसे कह रहा है कि ज्योडेसिक क्या होगी सरफेस पे, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन गिवन सरफेस, नहीं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन गिवन सरफेस। ध्यान रखना, एक में शॉर्टेस्ट दिया हुआ है, एक में आपको मिनिमम दिया हुआ है। मिनिमम में क्या होगा, कम से कम, और शॉर्टेस्ट क्या होगा, वो छोटे डिस्टेंस उन दोनों पॉइंट के बीच की। मिनिमम का मतलब क्या होगा, बहुत कम से कम डिस्टेंस क्या हो सकती है, और शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होगा कि जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो वाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, मिनिमम पे आपको नहीं जाना। नेक्स्ट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व ऑन सरफेस टू बी ज्योडेसिक, यानी कि किसी भी सरफेस पे जो कर्व है उसको ज्योडेसिक होने के लिए जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है। देखो, ये आपकी थ्योरम है जिसका हम प्रूफ भी करेंगे, बट आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट याद रखना है ऑब्जेक्टिव वालों को कि v इंटू डेल टी अपॉन डेल यू डैश यू डॉट, डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन को, माइनस के u डेल टी अपॉन डेल v डॉट किसके इक्वल आए, अगर यदि 0 के इक्वल आए तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जो कर्व है सरफेस पर वो क्या है, ज्योडेसिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस अपने मैच कर लीजिए। देखो, दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आपको 1 के इक्वल दे दी तो ये गलत हो जाएगा। v डेल यू डॉट v डेल v डॉट, दोनों v दे दिए इज इक्वल्स टू में 1, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे v दिया हुआ है बट v के साथ में v डॉट दे दिया और u के साथ में u डॉट दे दिया, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट। ध्यान रखना, जब v लोगे तो t का पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे u डॉट के रेस्पेक्ट में, और t जब आप u लोगे तो t का पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे v डॉट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और ये u डॉट v डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, u और v के डिफरेंशिएशन को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर नेक्स्ट है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ऑन द जनरल कर्व v इज इक्वल्स टू सी बी अ ज्योडेसिक इज दैट, यानी कि कोई भी जनरल कर्व है v इज इक्वल्स टू सी, उसके ज्योडेसिक होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, e2 प्लस fe1 माइनस के 2ef1 इज इक्वल्स टू 0। ये भी थ्योरम का स्टेटमेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है, इफ द पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल देन कर्व v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज ज्योडेसिक इफ, यानी कि जो पैरामेट्रिक कर्व्स हैं यदि वो ऑर्थोगोनल हो और कर्व जो v है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ज्योडेसिक क्या होगा, यदि e2 किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कैनोनिकल ज्योडेसिक इक्वेशंस आर, आपको ध्यान रखना है कि ज्योडेसिक इक्वेशन जो कैनोनिकल ज्योडेसिक इक्वेशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, u इज इक्वल्स टू दिस एंड v इज इक्वल्स टू दिस, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एट एवरी पॉइंट ऑफ अ ज्योडेसिक द प्रिंसिपल नॉर्मल इज अ, यानी कि प्रत्येक पॉइंट पर किसके, ज्योडेसिक के जो प्रिंसिपल नॉर्मल होता है वो क्या होता है, यूनिट नॉर्मल होता है सरफेस का। तो आप क्या कहोगे, एट एवरी पॉइंट ऑफ अ ज्योडेसिक द प्रिंसिपल नॉर्मल इज अ यूनिट नॉर्मल टू सरफेस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, एट एवरी पॉइंट ऑफ अ ज्योडेसिक द रेक्टिफाइंग प्लेन, यानी कि ज्योडेसिक के प्रत्येक पॉइंट पे जो रेक्टिफाइंग प्लेन होता है वो क्या करेगा, टच करेगा किसको, सरफेस को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है 3-4। तो फर्स्ट है कि एवरी हेलिक्स ऑन अ सिलेंडर इज अ ज्योडेसिक, यानी कि सिलेंडर पे जो प्रत्येक हेलिक्स होता है वो ज्योडेसिक होता है। सेकेंड है, ज्योडेसिक्स ऑन अ सिलेंडर आर हेलिक्स, यानी कि सिलेंडर पे जो ज्योडेसिक्स होता है वो हेलिक्स होता है। अब देखो दोनों कैसे
कैसे हैं, करेक्ट हैं। और जो सेकंड वाला है वो क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक में तो हमसे कह दिया कि सिलेंडर पर प्रत्येक हेलिक्स ज्योडेसिक होगा, और सेकंड हमने कह दिया कि सिलेंडर पर जो ज्योडेसिक होगा वो हेलिक्स होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप क्या कहोगे, ए और बी बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि एवरी स्पेस कर्व इज अ ज्योडेसिक ऑन इट्स रेक्टिफाइंग डेवलपेबल, यानी कि प्रत्येक जो स्पेस कर्व होता है वो ज्योडेसिक होता है उसके प्रत्येक रेक्टिफाइंग डेवलपेबल पे। लेकिन रीजन आपको कह दिया कि रेक्टिफाइंग प्लेन इज द प्लेन विच कंटेन बी एंड टी, यानी कि रेक्टिफाइंग प्लेन वो प्लेन होता है जो कि कंटेन करता है किसको, बी और टी को। अब ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है, कहीं पर भी आपस में दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन आर जो है वो एक को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अ कर्व ऑन स्फेयर टू बी अ ज्योडेसिक इज दैट कर्व इज अ ग्रेट सर्कल, यानी कि स्फेयर पे जो कर्व है वो ज्योडेसिक होगा कब, यदि कर्व कैसा हो, ग्रेट सर्कल हो। तो बात कैसी है, सही है हमारे पास में। फिर नेक्स्ट है, द इक्वेशन ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय प्रिंसिपल नॉर्मल इज आर इज इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा टी। क्या प्रिंसिपल नॉर्मल के द्वारा जो जनरेटेड सरफेस की इक्वेशन होती है वो ये होती है, नहीं होती। तो इसका मतलब ए तो हमारा सही है, लेकिन आर कैसा है, गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ कर्व फॉर विच टॉरिजन अपॉन कप्पा इज कॉन्स्टेंट इज अ ज्योडेसिक ऑन अ सिलेंडर, यानी कि कोई भी कर्व जिसके लिए दिस इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है वो ज्योडेसिक होगा सिलेंडर पर, हाँ जी होगा। नेक्स्ट है, कर्व फॉर विच डी अपॉन डी एस टॉरिजन अपॉन कप्पा इज कॉन्स्टेंट इज ज्योडेसिक ऑन अ कोन, यानी कि किसी भी कर्व के लिए यदि ये कॉन्स्टेंट है तो ज्योडेसिक जो है वो कौन होगा, ये बात भी हमारी सही है। यानी कि अगर हमारा टॉरिजन अपॉन कप्पा ये कांस्टेंट है तो ज्योडेसिक सिलेंडर होगा, और यदि इसका अगर हम एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें और वो भी कांस्टेंट आ जाए तो ज्योडेसिक हमारा कौन होगा। तो दोनों ही बातें कहीं ना कहीं अपने आप में करेक्ट है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्शन शो कर रही है, कुछ भी कनेक्शन शो नहीं कर रही। ये एक अलग बात हो गई कि अगर ये कांस्टेंट होगा तो ज्योडेसिक सिलेंडर होगा, और ये अलग बात हो गई कि इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें एक्स के रेस्पेक्ट में और वो कांस्टेंट हो जाए तो ये कौन होगा। तो दोनों कैसी हैं आपस में, डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। वही काम करना है, इसमें भी देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जो कोड्स हमें दिए हुए उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है, टोटल कर्वेचर ऑफ ज्योडेसिक ट्राइंगल एबीसी, यानी कि कोई भी ज्योडेसिक ट्राइंगल है एबीसी उसकी जो टोटल कर्वेचर होगी वो क्या होगी। तो देखिएगा हमें आपको ध्यान रखना है कि जो कोई भी ज्योडेसिक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल है तो सीधे सी बात है उसकी 3 साइड्स होंगी, तो जिनको हमने पॉइंट को नाम दे दिया ए बी और सी, तो उसके लिए जो टोटल कर्वेचर होती है वो क्या होगी कि a प्लस बी प्लस सी माइनस पाई। तो इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा ए के लिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। चलो और भी कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट है, टोटल कर्वेचर ऑफ ज्योडेसिक पॉलीगन ऑफ एंड साइड, यानी कि अगर हम ज्योडेसिक पॉलीगन की एक साइड की जो टोटल कर्वेचर है उसकी बात करें तो वो हमारा क्या होगा, 2 पाई में से अगर हम माइनस कर दे सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, यानी कि जो भी एक्सटीरियर एंगल है उसके सम को अगर हम क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें 2 पाई में से, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, ज्योडेसिक पॉलीगॉन की एक साइड की टोटल कर्वेचर। तो इट मींस फर्स्ट का तो थर्ड हो गया और बी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अगर हम बात करें गॉसियन कर्वेचर एट पॉइंट ऑन अ कोन, ये कोन पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम गॉसियन कर्वेचर की बात करें तो वो हमारी क्या होती है, कप्पा इज इक्वल्स टू 0। तो इट मीन सी का क्या हो गया, सेकंड। उसके बाद में लास्ट है ज्योडेसिक ऑन सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन पे अगर हम ज्योडेसिक की बात करें, देखो इसका मतलब तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब कोई भी एक सरफेस है रिवॉल्यूशन का, तो उसके ऊपर अगर सपोजेट हम कोई भी 2 पॉइंट मान ले तो उन दोनों पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, ज्योडेसिक कहलाएगी। तो ये जो है ये हमारा क्या होगा, u स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी एस, किसके इक्वल आ जाएगा, कॉन्स्टेंट के। इट मीन्स डी के लिए क्या होगा, फर्स्ट वाला। तो अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो ए का क्या होना चाहिए 3, बी का 4, सी का 2। चलो इतने देख लेते हैं, ए का 3 किस में आ रहा है, इसमें ए का 3, बी का 4, सी का 1 आ रहा है, लेकिन हमारे पास में क्या है, सी का 2। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। इट मीन्स ऑप्शन डी क्या है हमारे पास में, करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है गॉसियन कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस ए इज, यानी कि स्फेयर है जिसकी रेडियस क्या है ए, तो उसके किसी भी पॉइंट पे जो गॉसियन कर्वेचर है वो क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्फेयर है, यदि स्फेयर की रेडियस ए है तो उसकी किसी भी पॉइंट पे जो गॉसियन कर्वेचर है वो क्या होती है 1/a² होती है। तो इट मीन्स इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है टू फैमिलीज ऑफ जियोडेसिक्स ऑफ अ सरफेस इंटरसेक्ट एट अ कांस्टेंट एंगल देन सरफेस हैज गॉसियन कर्वेचर, यानी कि टू फैमिलीज ऑफ जियोडेसिक्स किसी भी सरफेस पे इंटरसेक्ट करती हैं किस पे, कांस्टेंट एंगल पे, तो उस कंडीशन पे जो सरफेस होगा उसकी जो गॉसियन कर्वेचर है वो क्या होगी, कप्पा इज इक्वल्स टू 0। सो इट मीन्स सी ऑप्शन क्या होगा इसमें, करेक्ट होगा। लास्ट है अ कर्व ऑन प्लेन इज अ जियोडेसिक इफ, यानी कि प्लेन पर कोई भी कर्व जो है वो जियोडेसिक कहलाएगा किस कंडीशन में, यदि वो क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो। तो ऑप्शन नंबर बी इट इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि यदि कोई भी कर्व किस पे, प्लेन पे, यदि वो कैसा हो, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, जियोडेसिक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द वेक्टर kg इज इक्वल्स टू लैम्डा r1 प्लस म्यू r2 विद कॉम्पोनेंट लैम्डा म्यू इज कोल्ड, यानी कि वेक्टर दिया हुआ है k सफिक्स में g है इज इक्वल्स टू लैम्डा r1 प्लस म्यू r2 किन किन कॉम्पोनेंट्स के साथ में, लैम्डा और म्यू के साथ में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जियोडेसिक कर्वेचर बोलते हैं। याद रखोगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जियोडेसिक कर्वेचर इज ऑब्टेन बाय, जो जियोडेसिक कर्वेचर है वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, फॉर्मूला क्या यूज करोगे, के जी इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन एच यू डैश माइनस यू एस अपॉन एच वी डैश। ठीक है, ये आपके इस वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है लोकल नॉन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, द नॉर्मल कर्वेचर कप्पा सफिक्स में एन ऑन द सरफेस एट पी u कॉमा वी इज, इस सरफेस पे जो नॉर्मल कर्वेचर है वो क्या होगी, तो आपको याद रखना है n इंटू आर डबल डैश। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस विच ऑब्टेन फ्रॉम मैट्रिक विदाउट नॉलेज इट्स इक्वेशन इज कॉल्ड, यानी कि सरफेस की वो प्रॉपर्टी जिसे प्राप्त किया जा सके किससे, मैट्रिक से, विदाउट नॉलेज इट्स इक्वेशन, यदि उसकी इक्वेशन हमें प्राप्त ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। किसी भी सरफेस की वो प्रॉपर्टी जब हमें उस सरफेस की इक्वेशन ना पता हो, तो जब हम मैट्रिक से उस सरफेस की प्रॉपर्टी को प्राप्त कर ले तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्लियर है। नेक्स्ट है लेट के एन बी नॉर्मल कर्वेचर ऑफ अ कर्व ऑन सरफेस दिस देन इट्स फॉर्मूला इज, यानी कि यदि के एन क्या है, नॉर्मल कर्वेचर है किसी भी कर्व पे और किस सरफेस पे, इस सरफेस पे, तो जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है इसके फॉर्मूले को आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी। क्यों, क्योंकि देखो ये तो इसका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया फुल फॉर्म में खुल करके। हमें पता है ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी वी जी इंटू डी वी स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, डी एस स्क्वायर के। इसमें जो चैप्टर्स है ना डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये फॉर्मूला मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप के पीछे, अगर आपको याद हो तो ये किसके इक्वल था, डीएस स्क्वायर के, तो इसके प्लेस पे डीएस स्क्वायर लिख दिया। अगर हम वैसे बात करें तो डीएस स्क्वायर यानी कि ये क्या आती है हमारे पास में, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म थी, ऊपर वाली क्या है, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है। तो इसको हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। तो तीनों बातें एक ही हैं, बस अलग अलग फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया, इसको बिल्कुल फुल फॉर्म में खोल के लिख दिया। ठीक है, बाकी हैं तीनों एक ही बात। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिर इफ फाई बी दी एंगल बिटवीन प्रिंसिपल नॉर्मल एंड यूनिट नॉर्मल टू सरफेस देन बाय म्यूसनियर्स थ्योरम। तो आपको बताना है कि यदि फाई क्या है, एंगल है प्रिंसिपल नॉर्मल और यूनिट नॉर्मल के बीच का किसी भी सरफेस पे, तो उस कंडीशन में जो म्यूसनियर्स थ्योरम है वो क्या कहती है कि कप्पा सफिक्स में एन किसके इक्वल होता है, कप्पा कोस फाई के। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ये थ्योरम्स के स्टेटमेंट चल रहे हैं। नेक्स्ट है इफ फाई बी दी एंगल बिटवीन एन एंड एन, स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल नॉर्मल को, और कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट नॉर्मल को। एंड कप्पा एन किसके इक्वल हो, कप्पा कोस फाई के, देन दिस थ्योरम इज नोन एज। तो ये थ्योरम क्या कहलाती है, अभी जस्ट ऊपर इसका स्टेटमेंट था उसमें ये वाली चीज पूछ ली थी और इस बार ये चीज गिवन है और आपसे पूछ लिया कि थ्योरम का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए म्यूसनियर्स थ्योरम है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द डायरेक्शन इन विच नॉर्मल कर्वेचर हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड, यानी कि जिस डायरेक्शन में जो नॉर्मल कर्वेचर है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायरेक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल कर्वेचर इन द
द प्रिंसिपल डायरेक्शन इज कॉल्ड, यानी कि प्रिंसिपल कर्वेचर में जो प्रिंसिपल डायरेक्शन है उसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल कर्वेचर भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन फॉर प्रिंसिपल कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड इज, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में जो प्रिंसिपल कर्वेचर है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, के इसको कप्पा स्क्वायर इंटू ई जी माइनस एफ स्क्वायर माइनस कप्पा ई एन प्लस जी एल माइनस 2 FM प्लस एल एन माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक प्रिंसिपल कर्वेचर हैज टू रूट्स कप्पा ए एंड कप्पा बी कॉल्ड टू प्रिंसिपल कर्वेचर देन कप्पा ए प्लस कप्पा बी इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर ए के। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ गॉसियन कर्वेचर के इज इक्वल्स टू कप्पा ए कप्पा बी इज, गॉसियन कर्वेचर की जो वैल्यू होती है इसके लिए वो क्या होती है, ये भी हो सकती है ये भी, क्यों, क्योंकि देखो एल एन माइनस एम स्क्वायर किसके इक्वल होता है, टी स्क्वायर के। अगर हम ई जी माइनस एफ स्क्वायर की बात करें ये किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर के। तो इनके प्लेस पे हम ये पुट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इनकी यदि हम साइंस क्या कर लें, आपस में इंटरचेंज कर लें, यानी कि निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दे कंप्लीट इक्वेशन में, तो आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब जो ऑल ऑफ द अबव दोनों तीनों जो ऑप्शन है ये क्या है, हमारे करेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे माइनस साइन जो होगा वो डायरेक्शन को शो करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है द मीन कर्वेचर म्यू इज इक्वल्स टू, जो मीन कर्वेचर है म्यू वो किसके इक्वल होती है, कप्पा ए प्लस कप्पा बी डिवाइडेड बाय 2 के। नेक्स्ट है द एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल कर्वेचर ए इज गिवन बाय, जो एम्पलीट्यूड होता है नॉर्मल कर्वेचर का वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो ए इज इक्वल्स टू दिस, ए इज इक्वल्स टू दिस, के बी माइनस के ले लो या के ए माइनस के बी ले लो, या फिर आप इसको लिख सकते हो ए इज इक्वल्स टू के इंटू के बी। यानी कि 3 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए और बी है ओनली ये दोनों सही है, क्योंकि इसमें फिर से वही वाली बात अभी मैंने आपको बताई थी, अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हो तो वो हम निग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि इस फॉर्म में। तो ऑप्शन सी तो हमारा गलत होगा, ऑप्शन ए और बी करेक्ट होंगे, इसलिए डी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है गॉसियन कर्वेचर के इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल कोफिशिएंट इज, फंडामेंटल कोफिशिएंट्स की टर्म में जो गॉसियन कर्वेचर होती है के वो किसके इक्वल होती है। देखो ये तो हमें साफ दिखाई देगी है कि बी और सी ये तो दोनों सेम है, क्योंकि एल एन माइनस एम स्क्वायर, भाई ई जी माइनस एफ स्क्वायर को हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो दोनों सेम, तो ये दोनों तो होंगे ही होंगे। ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है तो इसका मतलब ये वाला भी होगा, ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता उस केस के लिए। तो डी हमारा सही होगा, क्योंकि फंडामेंटल कोफिशिएंट जो होते हैं गॉसियन कर्वेचर के उनको हम इन तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गॉसियन कर्वेचर इज ऑल्सो कॉल्ड, गॉसियन कर्वेचर को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कर्वेचर भी बोलते हैं, सेकंड कर्वेचर भी बोलते हैं और टोटल कर्वेचर भी बोलते हैं। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट है टोटल कर्वेचर इज इक्वल्स टू, टोटल कर्वेचर किसके इक्वल होती है, डबल सरफेस इंटीग्रल ऑफ कप्पा किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट इफ द मीन कर्वेचर म्यू ऑफ सरफेस इज 0 देन दैट सरफेस इज कॉल्ड, यदि जो मीन कर्वेचर है किसी भी सरफेस की वो 0 हो तो उस कंडीशन में जो सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमल सरफेस बोलेंगे। ऑप्शन बी क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इफ सरफेस इज मिनिमल देन, यदि सरफेस कैसी है, मिनिमल है, तो उस कंडीशन में कंडीशन क्या होती है कि ई एन प्लस जी एल माइनस 2FM किसके इक्वल हो, 0 के। या फिर अगर क्वेश्चन मान ले आपसे पूछ ले कि सरफेस इज मिनिमल और नोट, कि सरफेस जो है वो मिनिमल होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, 0 के। नेक्स्ट है लेट L, M बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन देन इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर इज, यदि L M क्या हो, डायरेक्शन कोसाइंस हो किसी भी लाइन के, तो जो प्रिंसिपल कर्वेचर की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ये फर्स्ट वाली, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर अम्बिलिकस इज, यानी कि अम्बिलिकस के लिए जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है तो ये वाला क्वेश्चन आप रहने देना। फिर नेक्स्ट आता है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सरफेस टू बी लाइन ऑफ कर्वेचर इज दैट दिस इज इक्वल्स टू 0 थस थ्योरम और फॉर्मूला इज नोन एज, यानी कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी सरफेस के लिए लाइन होने के लिए, किसी भी कर्वेचर की लाइन होने के लिए, वो क्या है कि कप्पा इंटू डी आर प्लस डी एन किसके इक्वल हो, 0 के। तो इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, या फिर इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, रॉड्रिग्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर लाइन
लाइन ऑफ कर्वेचर टू बी पैरामेट्रिक कर्व, यानी कि लाइन ऑफ कर्वेचर के लिए, पैरामेट्रिक कर्व होने के लिए जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है कि एफ भी हमारा 0 होना चाहिए और एम भी हमारा 0 होना चाहिए। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लेट कपा ए सफिक्स में बी द नॉर्मल कर्वेचर एंड प्रिंसिपल कर्वेचर रिस्पेक्टिवली, सो देन दिस थ्योरम इज नोन एज, इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, यूलर्स थ्योरम कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, यूलर्स थ्योरम का, डिपिन्स थ्योरम का, बर्नौलीज थ्योरम का, लैग्रांजेस थ्योरम का, रोड्रिग्स फॉर्मूला क्या होता है, सभी चीज़ों का। फिर लास्ट है द सम ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर एट दैट पॉइंट, दिस थ्योरम इज नोन एज, इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, डिपिन्स थ्योरम, यानी कि जो स्टेटमेंट है किसका है, डिपिन्स थ्योरम का है। तो सभी बातें आपको याद रहेंगी। आपने देखा कोई भी क्वेश्चन जल्दी से सॉल्यूशन वाला नहीं था, सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं थ्योरम्स के, प्रूफ्स हैं क्वेश्चंस के, जो कि आपको डायरेक्टली ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ सरफेस थ्योरी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द रिलेशन बिटवीन EFG एंड LMN इन डिफरेंशियल फॉर्म इज नोन एज, यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म में EFG और LMN के बीच में जो रिलेशन होता है उसको किस नेम से जाना जाता है, पैरेलल सरफेस, विंगर-गार्टन इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन या गॉस इक्वेशन। तो उसको हम कहते हैं क्या, गॉस इक्वेशन। यानी कि अगर डिफरेंशियल फॉर्म में EFG और LMN के बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करना होता है तो वो किस इक्वेशन के थ्रू होता है, गॉस इक्वेशन के थ्रू। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ R12 बाय गॉस फॉर्मूला इज, गॉस फॉर्मूले के थ्रू जो वैल्यू होती है R12 की वो क्या होती है कि R12 किसके इक्वल होगा, Mn प्लस KMR1 प्लस μR2। ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। वैल्यू ऑफ R22 बाय गॉस फॉर्मूला इज, R22 की वैल्यू क्या होगी गॉस फॉर्मूले से, तो वो होगी R22 इज इक्वल्स टू Nn प्लस NR1 प्लस VR2। नेक्स्ट है LMN, लैम्डा, म्यू, वी इन गॉस फॉर्मूला आर कॉल्ड, गॉस फॉर्मूले में इन सभी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टोफल सिंबल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। इफ द पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, यदि पैरामेट्रिक कर्व्स कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है, तो उस कंडीशन में f किसके इक्वल होगा, 0 के, h² किसके इक्वल होगा, e इंटू जी के। देन गॉस फॉर्मूला फॉर R11 के लिए जो गॉस फॉर्मूला है वो क्या होगा, ये वाला होगा। आपको ये सभी ध्यान रखने हैं एज इट इज। नेक्स्ट है इफ पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, यदि पैरामेट्रिक कर्व्स कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है, तो उस कंडीशन में यदि f इज इक्वल्स टू 0 हो, h² किसके इक्वल हो, e जी के, सो देन द वैल्यू ऑफ LMN की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या होंगी, तो आपको ध्यान रखना है L किसके इक्वल होगा, E1/2E, M किसके इक्वल होगा, ET/2E, N किसके इक्वल होगा, माइनस के G1/2E के। फिर नेक्स्ट है इफ पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, और ये दोनों कंडीशन हो तो लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो लैम्डा किसके इक्वल होगा, माइनस के E2/2G, म्यू किसके इक्वल होगा, G1/2G, और V किसके इक्वल होगा, G2/2G के इक्वल होगा। ठीक है, ये न्यू है, ठीक है, ना कि वी। ये सारे जो नोटेशंस हैं जहाँ पे भी मैंने वी बोला होगा ध्यान रखना है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पैरामेट्रिक कर्व ऑर्थोगोनल है, f 0 है और h² EG के इक्वल है, तब अगर गॉसियस फॉर्मूला पूछे R11 के लिए तो क्या होगा, ये वाला होगा। अगर आपसे पूछे कि LMN की वैल्यूज क्या होंगी तो सॉरी ये वाला होगा, और अगर LMN की वैल्यूज पूछेंगी तो ये वाली होंगी, और अगर लैम्डा, म्यू और वी की वैल्यू पूछेंगी तो वो न्यू की वैल्यू पूछेंगे तो ये वाली होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इंट्रिंसिक फॉर्मूला फॉर गॉसियन कर्वेचर व्हेन पैरामेट्रिक कर्व बी ऑर्थोगोनल, यदि पैरामेट्रिक कर्व ऑर्थोगोनल है तो उस कंडीशन में जो गॉसियन कर्वेचर है उसके लिए इंट्रिंसिक फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है k किसके इक्वल होगा, इस टर्म के इक्वल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द इक्वेशंस एक्सप्रेसिंग N1 एंड N2 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 आर नोन एज, यानी कि इक्वेशंस जो कि एक्सप्रेस की जा रही है N1 और N2 से लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, किसके, R1 और R2 के, तो उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, विंगर-गार्टन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, विंगर-गार्टन इक्वेशंस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द इक्वेशंस एक्सप्रेस L2 माइनस M1 एंड M2 माइनस N1 इन टर्म्स ऑफ LMN, दैट इक्वेशंस इज नोन एज, यानी कि वे इक्वेशन जिनको हम इन टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, मेनार्डी-कोटाजी इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें हमारा करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ सरफेस थ्योरी कंसिस्टिंग, यानी कि सरफेस थ्योरी में के लिए जो फंडामेंटल इक्वेशंस होती हैं वो किसको कंसिस्ट करती हैं, कौन कौन सी इक्वेशंस कंसिस्ट करती हैं, तो वो हमारी करती हैं गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनार्डी कोटाजी इक्वेशंस। ठीक है, विंगार्टन इक्वेशंस जो होती हैं ये हमारी अलग होती हैं, ये हमारी फंडामेंटल इक्वेशंस नहीं होती सरफेस थ्योरी की। जो सरफेस थ्योरी की फंडामेंटल इक्वेशन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ओनली गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनार्डी कोटाजी इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इफ कप्पा ए इज द प्रिंसिपल कर्वेचर देन द कोटाजी इक्वेशंस आर, तो कोटाजी इक्वेशंस जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी, ये वाली होंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है इफ कप्पा ए आर द प्रिंसिपल कर्वेचर देन कोटाजी इक्वेशंस आर, तो इस कंडीशन में कौन सी होंगी, ये वाली। ध्यान रखना ये किसके लिए, के A2 के लिए, ये किसके लिए है, के B2 के लिए है। उसके बाद में नेक्स्ट है मैच द लिस्ट फर्स्ट सेकंड, यानी कि 2 लिस्ट आपको दी हुई है और आपसे क्या कह रहा है कि आपको कोड गिवन होंगे, आपको बताना है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट है इसमें डेल अपॉन डेल यू log h, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इक्वल होता है पी आर अपॉन एच स्क्वायर के। अगर हम log h का डिफरेंशिएशन करेंगे v के रिस्पेक्ट में तो ये होगा पी एस अपॉन एच स्क्वायर के, l होता है हमारा l प्लस म्यू और m होता है m प्लस न्यू के इक्वल। तो इसका मतलब a का 1, b का 2, c का 3 और d का 4 इसमें डायरेक्टली दे रखे हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होंगे, इसके ऑप्शंस मैच कर लेते हैं कि कोड हमारा कौन सा मैच कर रहा है इस अकॉर्डिंग। ए का 1 नहीं है, ए का 1 इसमें है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द राइट हेलिकोइड आर इज इक्वल्स टू दिस द कर्व ऑफ एल एम एन आर, यानी कि राइट हेलिकोइड इसके लिए जो वैल्यूज होंगी एल एम एन की वो क्या होंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि एल इज इक्वल्स टू 0 होगा, एम इज इक्वल्स टू 0 और एन किसके इक्वल होगा, माइनस यू के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फॉर द राइट हेलिकोइड दिस द वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू एंड वी आर, कि इस कंडीशन में जो वैल्यूज है लैम्डा म्यू और वी की वो क्या क्या होंगी, तो आपको ध्यान रखना लैम्डा 0 होगा और v 0 होगा, लेकिन जो आपका म्यू है वो किसके इक्वल होगा, u अपॉन यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें एलम 0 है, n की वैल्यू माइनस यू है, इसमें लैम्डा और न्यू 0 है, आपके पास म्यू की वैल्यू ये वाली होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंगार्टन इक्वेशन फॉर द सरफेस हुज फंडामेंटल कोफिशिएंट आर इज इक्वल्स टू 1, एफ इज इक्वल्स टू 0, जी इज इक्वल्स टू 1, L1 M0 N0 इज आ, यानी कि विंगार्टन इक्वेशन किसी भी सरफेस की जिसके लिए जो फंडामेंटल कोफिशिएंट थे वो आपको दिए हुए हैं, तो विंगार्टन इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी, सर्कुलर सिलेंडर विद रेडियस यूनिट कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपके इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा, नेक्स्ट है टेंसर अलजेब्रा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एन इंडेक्स विच इज प्लेस्ड इन द अपर पोजीशन ऑफ अ क्वांटिटी इज नोन एज, यानी कि एक इंडेक्स जिसको प्लेस किया जाता है किसी भी क्वांटिटी की अपर पोजीशन पे उसको हम क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इफ ए आई इज इक्वल्स टू बी जे डेल एक्स की पावर जे डिवाइडेड बाई डेल एक्स टू द पावर आई, बी आई किसके इक्वल है, सी जे इंटू डेल जेड की पावर आई डिवाइडेड बाई डेल वाई टू द पावर आई, देन इस कंडीशन में ए आई किसके इक्वल होगा, अगर ए आई इसके इक्वल है बी आई इसके इक्वल, तो ध्यान रखना ए आई किसके भी इक्वल होगा, इस टर्म के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है अ डमी इंडेक्स अकर्स इन अ गिवन टर्म, यानी कि किसी भी दी हुई टर्म में जो डमी इंडेक्स है वो किसको अकर करती है, यानी कितनी बार आती है, तो वो आती है 2 टाइम्स। ठीक है, तो ट्वाइस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री इन द डिफरेंशियल डी एक्स टू द पावर आई ऑफ द वेरिएबल्स दिस इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी होमोजीनियस पॉलिनोमियल है किसका, सेकेंड डिग्री का, किसमें, डिफरेंशियल्स डी एक्स टू द पावर आई में, किन वेरिएबल्स के, इन वेरिएबल्स के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। समेशन कन्वेंशन इज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि समेशन कन्वेक्शन जो है ये एप्लीकेबल होगा ओनली किसके रिस्पेक्ट में, डमी इंडेक्स के रिस्पेक्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस इफ, ऐसा कब होगा, यदि
सी जे की पावर आई किसके इक्वल हो, ए के टू द पावर आई, बी जे टू द पावर के इक्वल हो। नेक्स्ट है द ब्रीफ फॉर्म ऑफ दिस इज, इसकी जो ब्रीफ फॉर्म है वो क्या होगी, ए सफिक्स में आई इंटू टू एक्स टू द पावर आई, यानी कि यहाँ पे देखो A12 है, फिर A22 है, टर्म्स कहाँ तक जा रही है, AN2 तक। तो ये जो बात का टू है ये तो एज इट इज चलता आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक जा रहे हैं टर्म्स, n तक। इनको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई से, यानी कि आई की वैल्यू 1 to n होगी। तो AI2 और x टू दी पावर यहाँ पे 1 to n चल रही है, तो x की पावर भी क्या हो गई, आई होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए आई के इक्वल होती है, तो ये टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ डेल एक्स टू द पावर आई डिवाइडेड बाय डेल एक्स टू द पावर जे इज, ये किसके इक्वल होता है, डेल की पावर आई सफिक्स में जे। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ डेल जे सफिक्स में क्या आ जाएगा, आई इज, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिक टेंसर एंड रायमानियन स्पेसेस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इज, यानी कि P और Q आपके पास में कोई 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस होगी ds² इज इक्वल्स टू GIJ डेल एक्स टू द पावर आई dx टू द पावर j। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इन द 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस द डिस्टेंस ds बिटवीन द टू कंटिन्यूअस पॉइंट xyz एंड दिस इज, यानी कि अगर हम 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस की बात करें उसमें जो डिस्टेंस होगी किन्हीं भी 2 कंटिन्यूअस पॉइंट इसके और इसके बीच की, वो डिस्टेंस क्या होगी, किस फॉर्मूले के थ्रू निकालोगे, ds² इज इक्वल्स टू dx² प्लस dy² प्लस dz²। ठीक है, नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल फॉर्म दिस विच एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पॉइंट इज कॉल्ड, यानी कि जो क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल फॉर्म है जो कि किसको एक्सप्रेस करती है, किन्हीं भी 2 एडजेसेंट पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रायमानियन मैट्रिक बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ मैट्रिक बोल सकते हैं, या फिर लाइन एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये तीनों में से कुछ भी आप बोल दो, सभी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है GIJ इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी मैट्रिक टेंसर भी कहलाती है, या फिर हम इसको फंडामेंटल टेंसर भी बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ XI भी बोल सकते हैं। तो इसलिए तीनों ही हमारे पास में क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है द फंडामेंटल टेंसर GIJ इज अ कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर, यानी कि ये हमारे पास में क्या होता है, कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर होता है, किस ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। तो इसमें आपके पास में ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ दिस इज, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की पावर के सफिक्स में जे। ठीक है, नेक्स्ट है द मैट्रिक इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इज, यानी कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो मैट्रिक होती है वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है ds² इज इक्वल्स टू dr² प्लस r² dθ² प्लस के dz²। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है दी मैट्रिक इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इज, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो मैट्रिक होती है वो क्या होती है, वो आपकी इसके इक्वल होती है। ठीक है, याद रखें। लास्ट है द मैट्रिक टेंसर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इज, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो मैट्रिक टेंसर होता है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है इस फॉर्म में होता है। ठीक है, जो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो क्या होंगे, 1 r² 1, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। इसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल मैनिफोल्ड एंड कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, जिसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन है द जियोडेसिक्स आर, जो जियोडेसिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में ऑटो पैरेलल कर्व होते हैं। तो इसमें पैरेलल कर्व, नॉन पैरेलल और ऑटो पैरेलल कर्व, तो कौन से होंगे, ऑटो पैरेलल कर्व होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है 2 वेक्टर्स एट ए पॉइंट आर सेड टू पैरेलल इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर, यानी कि किसी भी पॉइंट पे जो 2 वेक्टर्स हैं वो पैरेलल होंगे कब, यदि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स कैसे हो, प्रोपोर्शनल हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है द एलिमेंट्री लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन Vn इज गिवन बाय, किन्हीं भी 2 पॉइंट ए और बी के बीच में जो एलिमेंट्री लेंथ है Vn वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी, ds² इज इक्वल्स टू GIJ dx टू द पावर आई dx टू द पावर j के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री लेंथ बिटवीन पॉइंट्स ए बी इन Vm इज गिवन बाय, अगर Vm की बात करें के बीच में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच के एलिमेंट्री लेंथ की बात करें तो वो किसके इक्वल होगी, ds² इज इक्वल्स टू a अल्फा बीटा सफिक्स में dy टू द पावर अल्फा एंड dy टू द पावर बीटा के इक्वल होगी। ठीक है,
सो देखिएगा इसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर है कर्वेचर टेंसर या फिर ज्योडेसिक, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ बी आई इज अ कोवेरिएंट वेक्टर एंड एक्स टू द पावर जे कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स देन बी आई जे इज, यानी कि यदि बी आई क्या है कोवेरिएंट वेक्टर है और एक्स जे क्या है कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, तो बी आई कोमा जे ये क्या होगा, किसके इक्वल होगा, बी ए और आई जी इस फंक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। द मीनिंग ऑफ बी आई कोमा जे के इज, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर बी आई डिवाइडेड बाय डेल एक्स टू द पावर जे इंटू डेल एक्स टू द पावर के। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बी आई कॉमा जे के इज अ टेंसर ऑफ ऑर्डर, ये टेंसर होता है किस ऑर्डर का, ऑर्डर 3 का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आर टू द पावर ए आई जे के इज मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर, ये किस टेंसर, ये क्या होता है, मिक्स्ड टेंसर होता है किस ऑर्डर का, ऑर्डर 4 का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द टेंसर दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रायमन क्रिस्टोफर टेंसर भी बोलते हैं, कर्वेचर टेंसर भी बोलते हैं और रायमन्स सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड भी बोलते हैं। तो इट मीन्स इसमें जो ऑप्शन 3 आपको गिवन है ये तीनों के तीनों ही कैसे हैं, करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। लास्ट है दिस इज, यानी कि ये जो है ये किसके इक्वल होता है, ये आपका इस टर्म के इक्वल होता है। तो ये जितने भी सिंबल्स हैं या जिनको जैसे भी डिफाइन किया हुआ है, जिस भी फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, आपको ये एज इट इज ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए आई एल बी जे एम माइनस ए आई जे बी एल एम ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इस टर्म के इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट है इफ बी आई आर कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर देन दिस इज, तो ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर ए के। नेक्स्ट है कर्वेचर टेंसर दिस इज, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये सभी कुछ आपको ध्यान रखने होंगे, किसको क्या कहते हैं, कौन सी टर्म किसके इक्वल होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स इज अ, यानी कि 2 कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर होता है किसका, रैंक 2 का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल्स दिस फॉर्म आ, यानी कि जो कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल्स हैं dx टू द पावर 1 dx स्क्वायर कहाँ तक जाएंगी टर्म, dxn तक, वो क्या फॉर्म करते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को फॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स इज अ, जो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स होते हैं 2 उनके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहते हैं किसका, रैंक 2 का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। यदि फाई ऑफ दिस कोई भी एक फंक्शन है इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन इट्स एन पार्शियल डेरिवेटिव दिस फॉर्म, तो इसके जो एन पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या बनाएंगे, कोवेरिएंट टेंसर बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ टेंसर ऑफ ऑर्डर आर इन एन डायमेंशनल वेक्टर इज, यानी कि एन डायमेंशनल वेक्टर में ऑर्डर आर टेंसर के जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है इनटू द पावर आर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 टेंसर काइंड आर कोमा एस एंड पी कोमा क्यू इज अ टेंसर ऑफ द काइंड, यानी कि कोई भी 2 टेंसर जो कि किस प्रकार के, इस प्रकार के हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उनका टेंसर किस प्रकार का होगा, तो आपको ध्यान रखना है आर प्लस पी कोमा एस प्लस क्यू टाइप का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, एक टेंसर होता है किसका, रैंक 2 का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रोनेकर डेल्टा दिस इज, तो ये क्या होता है, एक टेंसर होता है रैंक 2 का। ये आपका एक थ्योरम मान लो या क्वेश्चन मान लो जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शो दैट रोनेकर डेल्टा दिस इज अ टेंसर ऑफ रैंक 2। तो ये आपका प्रूफ करने के लिए भी आता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ दिस इन एन डायमेंशनल स्पेसेस, एन डायमेंशनल स्पेस में इसकी वैल्यू क्या होगी, एन होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ अ क्वांटिटी ए फॉलो द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इन 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस देन द क्वांटिटी ए इज, यानी कि कोई भी कंपोनेंट किस क्वांटिटी का, ए क्वांटिटी का फॉलो करता है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को, किसमें, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो उस कंडीशन में जो क्वांटिटी ए है वो क्या होगी, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद में फिर नेक्स्ट देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द टेंसर दिस एंड दिस इज अ टेंसर ऑफ द काइंड, यानी कि जो प्रोडक्ट होती है इन दोनों टेंसर्स की वो किस काइंड का टेंसर होता है, 4,2 टाइप का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ अ टेंसर दिस ऑफ रैंक 3 इज, यानी कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ किस टेंसर का, इस टेंसर का, जो कि इसकी रैंक क्या है, इस टेंसर की 3 रैंक है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन लो होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, इस फॉर्म में डिफाइन करोगे आप इसके ट्रांसफॉर्मेशन लो को। फिर नेक्स्ट है आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू मिक्स्ड टेंसर दिस एंड दिस इज, यानी कि जो टेंसर आपको दिए हुए हैं दो, इनका जो आउटर प्रोडक्ट होगा वो किस रैंक का होगा, अ टेंसर ऑफ रैंक 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इनर प्रोडक्ट ऑफ टू मिक्स्ड टेंसर दिस एंड दिस, यानी कि दो मिक्स्ड टेंसर आपको दिए हुए हैं, इनका इनर प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो एक टेंसर होगा किसका, रैंक 2 का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्केलर विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स आई रिजल्ट्स, ये किसका रिजल्ट देता है, कोवेरिएंट वेक्टर, यानी कि अगर हम किसी भी स्केलर का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स आई तो वो क्या देता है, हमें कोवेरिएंट वेक्टर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इफ ए आई एंड बी जे आर द कॉम्पोनेंट ऑफ अ कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स देन द प्रोडक्ट दिस इज, तो उस कंडीशन में जो इनकी प्रोडक्ट होगी, यानी कि आपसे क्या कहा है कि यदि ये कैसे हैं, कॉम्पोनेंट है किसके, ये तो कॉन्ट्रावेरिएंट का है और ये कोवेरिएंट वेक्टर का है, तो अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक स्केलर, यानी कि कंक्लूजन क्या है कि जब भी हम किसी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी भी कोवेरिएंट वेक्टर में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज एक स्केलर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई देन ए टू द पावर आई जे इज ये क्या कहलाएगा, हमारा सिमेट्रिक टेंसर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 इन एन डायमेंशनल स्पेस इज, यानी कि जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे किसी भी सिमेट्रिक टेंसर के जो कि रैंक 2 का है, किसमें, एन डायमेंशनल स्पेस में, उसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट क्या क्या होंगे, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ एन एंटी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 इन एन डायमेंशनल स्पेस इज, यानी कि जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी एंटी सिमेट्रिक टेंसर में, किसके, रैंक 2 के एन डायमेंशनल स्पेस में, वो क्या होंगे, एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर सिमेट्रिक टेंसर की बात करें तो वो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर एंटी सिमेट्रिक की बात करें तो वो क्या होंगे, एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अ टेंसर ऑफ रैंक 2 इन एन डायमेंशनल स्पेस हैज कॉम्पोनेंट्स, यानी कि एक टेंसर किसका, रैंक 2 का, इन डायमेंशनल स्पेस में कितने कंपोनेंट रखता है, एन स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ ए आई जे इज एंटी सिमेट्रिक टेंसर, यदि ये क्या है, कोई भी एंटी सिमेट्रिक टेंसर है तो जो वैल्यू होगी a11 की वो क्या होगी, 0 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस इतने क्वेश्चन थे, लास्ट चैप्टर और बचा है। देखिएगा लास्ट चैप्टर है हमारा क्रिस्टोफल सिंबल और कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन एंड ग्रेडियंट का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द डाइवर्जेंस ऑफ आइंस्टीन टेंसर ए दिस इज, यानी कि जो डाइवर्जेंस लेते हैं अगर हम किसका, आइंस्टीन टेंसर का, तो वो क्या होता है, 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो आइंस्टीन टेंसर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए आई, ए सफिक्स में जे और पावर क्या है, आई, इस फॉर्म में। तो ये क्या होता है, हमारा आइंस्टीन टेंसर कहलाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पुट अप कर सकता है कि दिस, सिर्फ आपको सिंबल दे देगा इज, नीचे कई सारे ऑप्शंस होंगे कि कौन सा करेक्ट है, तो आपको बताना है ये क्या है, हमारा आइंस्टीन टेंसर है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वैनिशिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वैनिशिंग है। तो आपको देखना है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ जी आई जे, ये तो नहीं है, ये तो हमारा कैसा होता है, वैनिश होता है। डाइवर्जेंस ऑफ आइंस्टीन टेंसर, ये भी हमारा वैनिश होता है। अच्छा, वैनिश का मतलब क्या होता है कि यदि इनकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ आइंस्टीन टेंसर ये भी क्या होता है, 0, तो ये भी क्या है, वैनिश है। कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालें यदि हम जी टू दी पावर आई जे का, तो ये भी हमारा 0 होता है, तो ये भी हमारा वैनिशिंग है। अगर हम एप्सिलॉन टेंसर की बात करें तो ये भी हमारा वैनिशिंग होता है, ये भी हमारा 0 के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालें किसी भी वेक्टर का तो वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है। इट मीन्स ये हमारा कैसा होता है, नॉन वैनिशिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है इफ जी आई जे इज अ फंडामेंटल कोवेरिएंट टेंसर, ए टू द पावर आई इज अ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर और दिस इज इक्वल्स टू 0, देन एंगल बिटवीन ए और बी। तो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, π/2 का। क्या कहा इन्होंने, यदि ये क्या है, फंडामेंटल कोवेरिएंट टेंसर है, ए टू द पावर आई एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है और दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0 है, तो ए और बी के बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा, π/2 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है टेंसर दिस इज सेड टू बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू। ये जो टेंसर है इसको हम सिमेट्रिक कहेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आई और जे के रिस्पेक्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि इफ ए आई जे इज रिगी टेंसर एंड जी टू द पावर आई जे इज कोवेरिएंट फंडामेंटल टेंसर, देन द क्वांटिटी दिस इज, तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या कहलाएगी, स्केलर कर्वेचर कहलाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या कहलाएगा, करेक्ट आंसर कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इफ दिस इज इक्वल्स टू 0 फॉर आई डज नॉट इज इक्वल्स टू जे एंड आई कोमा जे कोमा एच आर अनइक्वल इंडिसेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैनिशेस। यानी कि यदि जी आई जे किसकी इक्वल हो, 0 की, फॉर आई डज नॉट इज इक्वल्स टू जे और आई जे एच कैसे हो, अनइक्वल इंडिसेस हो, तो उस कंडीशन में निम्नलिखित में से कौन सा वैनिश होगा, तो गामा आई जे एच ये वाला आपका वैनिश होगा, यानी कि इज इक्वल्स टू 0 आएगा इसको सॉल्व करके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ अ फंडामेंटल टेंसर दिस इज, यानी कि फंडामेंटल टेंसर जी आई जे का इंट्रिंसिक डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज, किसी भी स्केलर फंक्शन का जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो क्या आता है, कोवेरिएंट टेंसर आता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या होगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ एल्जेब्रिकली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर इन 4 डायमेंशनल स्पेस इज, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ एल्जेब्रिकली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसके, किसी भी कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर के 4 डायमेंशनल स्पेस में, वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो देखो अब इसका मतलब क्या, एक तरीके से अगर हम निकालें 4 डायमेंशनल स्पेस में जब भी हम क्या निकाल लेंगे, कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर निकालेंगे, तो वो आपका किसके इक्वल होगा, 20 के इक्वल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रिस्टोफल्स 3 इंडेक्स सिंबल्स आर, यानी कि जो क्रिस्टोफल्स के 3 इंडेक्स सिंबल्स होते हैं क्या वो इनवेरिएंट होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, टेंसर्स होते हैं, नॉट द टेंसर्स, तो वो क्या होते हैं, टेंसर्स नहीं होते हैं। तो नॉट द टेंसर्स यानी कि इनवेरिएंट भी होते हैं, वेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन टेंसर्स नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ द फर्स्ट काइंड इज डिनोटेड बाय, जो क्रिस्टोफल सिंबल होते हैं फर्स्ट काइंड के उनको हम किससे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में आई जे कोमा के से, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड इज डिफाइंड बाय दिस इज, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट होगा। बाकी बस आई थिंक इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसी के साथ में आपकी जो बुक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, इसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी जिनका भी पेपर है परसों इस वाली बुक का, तो इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।